Hello friend, this is Dr. Ranjit Singh and today we will discuss a very famous novel Great Expectations by Charles Dickens। और चार्ल्स डिकिंस विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट हैं। विक्टोरियन एज सिंपल सा मतलब है 1837 से 1901 का टाइम जब क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी इंग्लैंड में। इसी बीच में ये नॉवेल लिखा गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नाम है इसका, चार्ल्स डिकिंस ऑथर का नेम है। और ध्यान दीजिए लिखा है ये ऑथर का 13th नॉवेल है, 13th नॉवेल है। अर्थात चार्ल्स डिकिंस ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उसमें 1, 2, 3, 4 सीरियल से काउंट करें तो इसका रैंक जो है, इसका नंबर जो आता है सीरियल में वो 13th आता है। और साथ ही साथ में ये पेनल्टीमेट अर्थात सेकंड लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है चार्ल्स डिकिंस का। शायद लास्ट उनका द म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह था। ये नॉवेल स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था वीकली पार्ट्स में, क्योंकि उस समय मैगजीन्स और जर्नल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश होते थे। तो ऐसे ही एक वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था ऑल द ईयर राउंड। इस मैगजीन में ही ये पब्लिश हुआ था। इस मैगजीन के एडिटर और ओनर चार्ल्स डिकिंस खुद ही थे। इसमें ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था। और कब पब्लिश हुआ था? दिसंबर 1860 से स्टार्ट होकर अगस्त 1861 तक पब्लिश हुआ था, लगभग 8 मंथ्स के टाइम पीरियड। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो नॉवेल है चार्ल्स डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसमें 59 चैप्टर्स हैं और पब्लिश हुआ ये बुक फॉर्म में। जब पब्लिश हुआ तो ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ और ईयर था 1861। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको फैक्ट्स याद रखने ही होते हैं, MCQs आते हैं। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है तो आपको फैक्ट्स के साथ ही बिगिन करना होता है, थॉट्स का प्लेस बाद में आता है। ये ऑल द ईयर राउंड एक ब्रिटिश वीकली मैगजीन थी जिसके फाउंडर और ओनर चार्ल्स डिकिंस खुद थे। ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में पब्लिश होती थी ये मैगजीन 1859 से लेकर 1895 के बीच में। और चार्ल्स डिकिंस इस मैगजीन के एडिटर भी खुद ही थे। चार्ल्स डिकिंस पहले एक मैगजीन में एडिटर के रूप में काम करते थे, उसका नाम था, उनकी पहले की मैगजीन थी हाउस होल्ड बर्ड्स। इसको रिप्लेस करके उन्होंने ये मैगजीन स्टार्ट की थी, क्योंकि उनके प्रीवियस जो पब्लिशर था उनका इस मैगजीन का, उसके साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे, तब उन्होंने ये मैगजीन शुरू की थी ऑल द ईयर राउंड। ये नैरेटिव टेक्निक की बात करें हम इस नॉवेल के, तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फर्स्ट पर्सन में सुनाई गई है ये कहानी, और कहानी का नैरेटर सुनाने वाला है द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, हिज नेम इज़ पिप। इसका पूरा नाम रहता है फिलिप पेरिप। चर्चा करेंगे हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पर। यही मेन कैरेक्टर है पिप इस नॉवेल का। ये नॉवेल देखा जाए तो फॉर्म में ये बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है कमिंग ऑफ एज नॉवेल। कमिंग ऑफ एज नॉवेल, कमिंग ऑफ एज नॉवेल का मतलब होता है कि कोई भी नॉवेल जिसका मेन कैरेक्टर की लाइफ बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका सारी ग्रोथ, एजुकेशन, कल्चरल, मेंटल, सारी ग्रोथ दिखाई जाती है, तो ऐसे नॉवेल को हम बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं। ये मेन कैरेक्टर के पर्सनल ग्रोथ को दिखाती है कि कैसे वो बचपन से धीरे 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 बड़ा होता है, पूरी लाइफ दिखाई जाती है। ऐसे ही इस नॉवेल में बात करें तो पिप मेन कैरेक्टर है, उसकी मेंटल, मॉरल, इमोशनल सारा डेवलपमेंट इस नॉवेल में दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा ये नॉवेल एक बिल्डिंग्स रोमन है। ये दिखाता है मेन कैरेक्टर कैसे ग्रो होता है, कैसे चेंजेस होता है अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक। ये स्टोरी कैरेक्टर के मेंटल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट की कहानी होती है, जिसे बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं। बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है कमिंग ऑफ एज स्टोरी, कि कैसे कैसे बचपन से बड़े होने तक पूरी कहानी। जो वर्ड है ये बिल्डिंग्स रोमन, ये जर्मन वर्ड है, क्योंकि बिल्डिंग का मतलब होता है एजुकेशन या पर्सनल ग्रोथ, और रोमन का मतलब होता है नॉवेल। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि बिल्डिंग्स रोमन का मीनिंग क्या होता है। ये जो टर्म है बिल्डिंग्स रोमन, इसको सबसे पहली बार यूज़ किया गया था 1819 में। एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट लैंग्वेज के स्टडी करने वाले थे। जो लैंग्वेज की स्टडी वगैरह करता है वो फिलोलॉजिस्ट कहलाता है। उनका नाम था जोहान कार्ल सिमोन मॉर्गेनस्टर्न। इन्होंने अपने लेक्चर्स में इस टर्म को यूज़ किया था जिसका नाम है बिल्डिंग्स रोमन। बाद में इस टर्म को पॉपुलर किया गया 1870 से 1905 तक, और उनका नाम था विलियम डिल्टे। इन्होंने इसको फेमस किया।
ये जो स्टोरी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी सेटिंग है कैंट और लंदन में। कैंट भी एक एरिया है लंदन का ही, जो कि सबर्बन एरिया है और सी से टच करता हुआ है। जिस टाइम पीरियड का जिक्र किया गया है इस नॉवेल में वो है अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी। अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी का मतलब है 1810 से लेकर 1850। इस टाइम पीरियड के बीच की ये कहानी है और ये विक्टोरियन सोसाइटी को और विक्टोरियन वैल्यूज़ को दर्शाती है जो नॉवेल है इसकी कहानी। टाइटल है इसका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बहुत उम्मीदें हैं, जो मेन कैरेक्टर है उसको अपनी लाइफ में बहुत एम्बिशियस है कि मैं जीवन में कुछ तरक्की करूंगा, ऐसा बनूंगा, जेंटलमैन बनूंगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस की कहानी है ये जो टाइटल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये दिखाता है कि पिप को अपने जीवन में बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं एक अच्छे फ्यूचर की। वो उम्मीद रखता है कि वो अमीर बनेगा और समाज में उसका इम्पोर्टेंस होगा। उसे ये भी भरोसा है कि अगर उसे पैसा मिलेगा तो पैसे से इंसान जेंटलमैन बन जाता है, पैसा कमाएगा तो लोग उसे जेंटलमैन समझेंगे। हालांकि ये टाइटल एक तरीके से आयरोनिक सिद्ध होता है इस नॉवेल के संदर्भ में, क्योंकि पिप को जो उम्मीदें हैं अपने आप से कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास पैसा होगा तो लोग मुझे सम्मान देंगे, जेंटलमैन कंसीडर करेंगे उसे, लेकिन होता क्या है लास्ट में उसे तकलीफ़ें मिलती हैं और जीवन में जैसा सोचा था वैसा एग्जैक्टली हो नहीं पाता। चार्ल्स डिकेंस दिखाते हैं इस नॉवेल के थ्रू कि जीवन में कभी कभी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो कभी कभी झूठी साबित होती हैं, और जब हम अपने से बहुत ज़्यादा या झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं तो हमें जीवन में निराशा हाथ लगती है। ये नॉवेल ये भी बताता है हमें कि जीवन में हमारा चरित्र, हमारी क्वालिटीज़, हमारा व्यवहार, हमारा कंडक्ट, ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रुपया पैसे से, जिसे हम कमाने के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। इस कहानी की थीम है, अगर देखा जाए, पिप की स्नॉबिश टेंडेंसीज, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इसकी स्टडी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है पिप का कैरेक्टर। उसमें डायरेक्टली पिप का कैरेक्टर ना पूछ लेता है, डिस्कस द स्नॉबिश टेंडेंसीज इन द कैरेक्टर ऑफ फिलिप पिप। इस स्नॉबिश टेंडेंसी का मतलब ये होता है अमीर बनने की चाहत, और अमीर बनने की चाहत को डिफरेंट तरीके से पिप ने कहा है आई वॉन्ट टू बिकम ए जेंटलमैन, क्योंकि उसकी नज़र में जेंटलमैन बनने का मतलब ही है खूब सारा पैसा कमाना जिससे समाज में इज्जत मिल सके। तो यही स्नॉबिश टेंडेंसीज है पिप के संदर्भ में। फिलिप पिप की जो स्नॉबिश टेंडेंसीज हैं, पैसा कमाने की, अमीर बनने की चाहत, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में वो दिखाई देती हैं जब उसे शर्मिंदगी फील होती है अपनी पुअर बैकग्राउंड पे। जब वो लंदन में स्टडी कर रहा होता है तो उसका ब्रदर इन लॉ मिलने जब उससे जाता है तो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में या अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने में शर्म फील होती है, क्योंकि उसे लगता है इससे लोगों को ये लगेगा कि मेरी बैकग्राउंड जो है बहुत पुअर है। वो जेंटलमैन बनना चाहता है। जब उसके पास खूब सारा पैसा आ जाता है तो वो अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी तरफ बहुत नीचे की नज़रों से देखता है, अपने गांव वाले दोस्तों को और सबको एकदम पसंद नहीं करता, इवन गांव जाना भी पसंद नहीं करता। उसकी इच्छा है कि वो सोशल स्टेटस उसका बना रहे, उसका प्राउड बना रहे, और वो अपनी रूट से उखड़ जाना चाहता है पैसे के संदर्भ में। उसे रूट से बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं है। अगर हम जॉनर और स्टाइल की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्डिंग्स जॉनर को बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें कहानी है चाइल्डहुड से लेकर मैच्योरिटी तक, और जिस पर्सन की कहानी है वो है फिलिप पिप। ये नॉवेल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन में सुनाई गई है, पर्सनल स्टोरी लगती है फिलिप पिप की। इसमें चार्ल्स डिकेंस ने ह्यूमर का यूज़ किया है, आयरनी का, सिंबोलिज्म का, और कुछ गॉथिक एलिमेंट्स का भी, क्योंकि मिस हैविसाम जिस हवेली में रहती हैं वो बहुत डरावनी सी लगती है, बहुत उजड़ी हुई सी लगती है, जैसा कि गॉथिक फिक्शंस में सेटिंग हुआ करती थी। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत इमोशनल है, बहुत सजीव सी लगती है लैंग्वेज की। डिकेंस ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है सेटिंग का, जिस प्लेस पर कहानी सेट है, और कैरेक्टर्स के मामले में तो बिंदास हैं, वो बहुत अच्छा डिलाइनेशन करते हैं अपने कैरेक्टर्स का अपने नॉवेल्स में। सेटिंग को अगर हम डिटेल में देखें तो ये नॉवेल 3 प्लेसेस पर सेट है, 3 जगह है जहाँ इसकी सेटिंग दिखाई गई है। सबसे पहले कैंट में, मार्सेस का मतलब दलदली भूमि होती है, जो कि ऐसी जगह पर होती है जहाँ पास में समुद्र या कीचड़ वाला स्थान होता है, जहाँ पानी वगैरह भरा रहता है।
तो वहाँ की कहानी है। फिर सेटिस हाउस है, ये वहीं है जहाँ हैविशाम रहती हैं, और ये लंदन है जहाँ पढ़ने जाता है पिप। मार्सेस का मतलब तो ये लो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, लैंड का पानी हमेशा भरा रहता है, मिट्टी गीली रहती है, यहाँ घास ये सब उग आते हैं, और ये नदी के किनारे या समुद्र के किनारे की भूमि को हम कहते हैं मार्शेस। कैंट जो है एक काउंटी है, इंग्लैंड का काउंटी है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। पिप जो है यहीं पलता और बढ़ता है। कैंट जो मार्सेस जहाँ बताया गया है, यहीं उसके गांव हैं, खेत हैं, और ग्रामीण जीवन दिखाया गया है यहाँ पर। और जो कैंट प्लेस है यहाँ दिखाया है कि नेचर जो है वो कितना क्लोज है, और पिप की मासूमियत को दिखाया गया है इस प्लेस से, क्योंकि उसका बचपन यहीं गुजरता है, जिसका नाम है कैंट। सेटिस हाउस ये वो जगह है जहाँ मिस हैविशाम रहती हैं, उनकी हवेली है। ये दिखाता है विध्वंस को, कड़वाहट को, क्योंकि मिस हैविशाम उनका जीवन जो है बहुत अलग तरीके से रहा है, तो वो बहुत अफेक्शन और इमोशनली जो हैं दूसरों के सामने ओपन नहीं होती हैं, और ऑब्सेशन परेशानियों को दिखाता है। सेटिस हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ये मिस हैविशाम की पुरानी हवेली है यहाँ पर। पिप यहीं पर पहली बार स्टेला से मिलता है। स्टेला एक लड़की रहती है जिसको हैविशाम ने गोद लिया होता है। ये खंडहर जैसी हवेली है, डरावनी लगती है, और यहीं से गॉथिक फिक्शन वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर मिस हैविशाम की दुखद ज़िंदगी है, उसका प्रतीक है ये हवेली। वो हवेली में कोई बदलाव नहीं चाहती, वो जैसा है वैसे ही रखती हैं। लंदन जहाँ पे पढ़ने जाता है, तो वो लंदन प्लेस रिप्रेजेंट करता है एम्बिशन को, कन्फ्यूज़न को। लंदन में जाके उसे बड़ी निराशा होती है। पहले वो सोचता है लंदन एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होगा, लोग ऐसे होंगे, ये फैशन होगा, लेकिन जब वहाँ जाता है तो देखता है लंदन में गंदगी है, बहुत भीड़ भाड़ है, और वहाँ उसे करप्शन मिलता है। लंदन जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे अगर कहा जाए तो पिप के सपनों और बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि पिप की एम्बिशंस रहती हैं लंदन जाने की, और पढ़ने लिखने की, और अमीर बनने की, और जेंटलमैन बनने की। तो धन, समाज, ऊंचा दर्जा पाना, इन सब की चाहत रखता है पिप। लंदन में पिप देखता है जाकर भीड़, दौलत, और जब शहरी जीवन का सामना करता है तो उसकी सोच बदल जाती है कि ऐसा कुछ है नहीं लंदन में। जो सेटिंग है, जैसे जैसे सेटिंग बदलती है, कैंट से सेटिस हाउस की तरफ आती है, फिर लंदन की तरफ जाती है, ये सब दिखाता है पिप कैसे कैसे जीवन में ग्रो करता है, और उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। अब हम नॉवेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहानी जो है फिलिप पिप के जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। इस कहानी में 3 मेन स्टेजेस हैं उसके जीवन के, और तीनों जो स्टेजेस हैं वो पिप के जीवन के एक डिफरेंट पहलू को दिखाते हैं। सबसे पहले पहलू की बात करें हम, तो इसमें चाइल्डहुड, बचपन और इसका इनोसेंस दिखाया गया है। जो सेकंड स्टेज है उसमें उसकी एम्बिशन दिखाई गई हैं, और फॉल्स वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। और तीसरे स्टेज की बात करें, तीसरे स्टेज में जाकर पिप को एहसास हो जाता है, उसके अंदर समझदारी आ जाती है, नैतिक मूल्य डेवलप हो जाते हैं पिप के अंदर, उसे दुनिया को समझने का तरीका आ जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस नॉवेल की जो फर्स्ट एडिशन था उसमें चार्ल्स डिकिंस ने इसकी नॉवेल की एंडिंग को बहुत ही मैं कहूँ कि हैप्पी एंडिंग नहीं दी थी। लेकिन एक बहुत ही फेमस राइटर थे उस एज के, जिनका नाम था एडवर्ड बुलर लिटन। इन्होंने जब पढ़ा इस नॉवेल को तो उन्होंने देखा कि उस नॉवेल में क्या रहता है। जब ओरिजिनली लिखा था चार्ल्स डिकिंस ने, तो इसकी एंडिंग में पिप जो है ब्रीफली सीज एस्टेला इन लंदन। वो एस्टेला से मिलता है लंदन में थोड़े समय के लिए, और बेंटली ड्रमर जिससे एस्टेला की पहले शादी हुई होती, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में मिलता है तो एस्टेला ने एक दूसरी शादी कर ली थी। तो ये जो एंडिंग है ये बहुत सारे राइटर्स को पसंद नहीं आई। तो उनमें एक बहुत फेमस राइटर थे ये एडवर्ड बुलर लिटन। इन्होंने चार्ल्स डिकिंस को लिखा कि आप इसकी एंडिंग को रिवाइज़ करिए, और इसकी एंडिंग को थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग कर दीजिए, थोड़ा सा रीडर्स को अच्छा लगे लास्ट में। तो चार्ल्स डिकिंस ने उसको रिवाइज़ किया और इसकी एंडिंग को चेंज किया। एंडिंग में पिप जो है घूमने जाता है उस सेटिस हाउस में लास्ट में, और वहाँ स्टेला से मिलता है, और वो दोनों स्टेला सॉरी बोलती है उससे, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बाहर
की तरफ चल देते हैं। ऐसी एंडिंग दिखाई जो ओपन क्लोज है, रीडर समझ सकते हैं, एटलीस्ट सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि हाँ लास्ट लाइन्स में जो रिवाइज़ किया वो ज़्यादा बेहतर था। जब रिवाइज किया तो फाइनल लाइन यहाँ पर ख़त्म होता है नॉवेल, आई सॉ नो शेडो ऑफ एनदर पार्टिंग फ्रॉम हर, अर्थात अब उन दोनों को बिछड़ते हुए नहीं देखा गया। ये जो लाइन है उनको जो मिला दिया गया लास्ट में रिवाइज एंडिंग करके, ये रीडर्स को बहुत पसंद आई। हालांकि ये क्लियर नहीं होता कि स्टेला और पिप की मैरिज होती है या नहीं, तो ये ओपन क्लोज नॉवेल रहता है लास्ट में, लेकिन इसकी एंडिंग ओवरऑल हैप्पी काउंट की जाती है। अब मैं मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब मैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा तो स्टोरी के बहुत सारे पहलू आपको क्लियर हो जाएंगे। जो पहलू रह जाएंगे वो शॉर्ट में स्टोरी डील करेंगे और हम आपको समझा देंगे। पिप मेन कैरेक्टर है, उसका पूरा नाम है फिलिप पिरिप, उसका निक नेम है पिप। पिप शुरू से एक अनाथ लड़का रहता है और इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है, नैरेटर भी है, कहानी भी सुनाता है इस नॉवेल की पूरी वही। पिप का पालन पोषण होता है एक बहुत ही हार्श और स्वार्थी उसकी बड़ी बहन के द्वारा, मिसेज जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी रहती है। पिप रहता है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, लेकिन उसके ब्रदर इन लॉ बहुत दयालु इंसान है, उनका नाम है जो ग्रेगरी, वो ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं। जब पिप छोटा रहता है तो उसका एक सपना होता है कि वो ब्लैक स्मिथ बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके ब्रदर इन लॉ हैं जो। जब पिप की उम्र 8 साल होती है तो उसको मिस हैबिशाम जो हैं एक पर्सन को भेजती हैं, वो पिप के और ग्रेगरी के अंकल रहते हैं, अंकल पेम्बलचूक नाम रहता है शायद, तो उनको भेजती हैं, कहती हैं जाओ किसी एक छोटे से लड़के को भेजो ताकि वो स्टेला के साथ रह सके। और मिस हैबिशाम के ब्रेन में कुछ बातें चल रही हैं कि वो स्टेला को ट्रेन करके मैन के हार्ट को ब्रेक करना चाहती हैं, तो उसी की शुरुआत वो करना चाहती हैं। तो मिस्टर पेम्बलचूक आते हैं और पिप से कहते हैं, पिप को ले जाते हैं सेटिस हाउस जहाँ हैबिशाम रहती हैं। तो 8 साल की उम्र में पिप जो है सेटिस हाउस विजिट करने जाता है। जब वो सेटिस हाउस में जाता है वहाँ उसकी मुलाकात स्टेला से होती है और स्टेला से वो पहली नज़र में प्यार करने लगता है। घर पे लौट कर आती है तो उसकी एक स्कूल वाली फ्रेंड रहती है, स्कूल मेट रहती है जो पास में रहती है, उसका नाम रहता है बिडी। वो बिडी को बताता है कि अब वो स्टेला के लिए जेंटलमैन बनना चाहता है। पिप बहुत सेंसिटिव लड़का है, बहुत क्यूरियस है और इमोशनली अगर देखा जाए तो बहुत इमेजिनेटिव है। वो बहुत एम्बिशियस रहता है अपनी लाइफ में, चाहता है जीवन को बेहतर बनाया जाए अपने लिए। पिप को एक दिन कुछ पैसा मिलता है एक अननोन बेनिफैक्टर से। बेनिफैक्टर मीन्स होता है किसी पर दया करने वाला व्यक्ति, परोपकारी टाइप का। तो उसे एक अज्ञात व्यक्ति से पैसा मिलता है। एक वकील साहब आते हैं बहुत बड़े लंदन के, वो कहते हैं तुम्हारे लिए किसी ने कुछ पैसा भेजा है और वो चाहता है कि तुम जेंटलमैन बनो। इसी पैसे की वजह से पिप लंदन चला जाता है और ब्लैक स्मिथ वाला ट्रेड जो है पहले सीख लेता है, उसके बाद लंदन चला जाता है। पिप की नज़र में यही रहता है कि ये पैसा मिस हैबिशाम ने भेजा है, मिस हैबिशाम उसे जेंटलमैन बनाना चाहती हैं स्टेला के लिए, ऐसा उसे लगता है। पिप लंदन में जाकर पढ़ाई लिखाई करता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है और बहुत खर्चीला लाइफ स्टाइल अपनाता है। वो कर्जे में भी डूब जाता है बहुत। उसे लगता है कि मिस हैबिशाम ही उसके लिए पैसा भेज रही हैं, लेकिन पिप को एक दिन शौक लगता है ये सोचकर कि उसका वास्तव में जो बेनिफैक्टर है, जो पैसा भेजने वाला है, वो है एक अपराधी, उसका नाम है मैकबेच। जब खूब पैसा हो जाता है उसके पास तो पिप को अपनी लाइफ में थोड़ा प्राउड हो जाता है, बहुत फिजूल खर्ची करता है। उसे लगता है कि जो सोशल स्टेटस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के व्यक्तित्व से, इंसान की पर्सनैलिटी से, उसके व्यवहार से, ऐसा पिप को लगता है। पिप अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं और जो पड़ोस में रहने वाली लड़की है बिडी, उनके साथ बहुत ख़राब तरीके से पेश आता है, क्योंकि उसे लगता है ये लोग लोअर क्लास के हैं, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है अब। पिप को शर्मिंदगी भी महसूस होती है अपने अतीत के बारे में सोचकर, इसीलिए वह उन लोगों से कभी नहीं मिलता जो उसे बहुत प्यार करते हैं, जो उसके बचपन के साथ वाले थे। जब कहानी आगे बढ़ती है तो पिप को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता लगती हैं, जीवन के बारे में बहुत नैतिक शिक्षा मिलती है। उसे ये भी पता लगता है कि जीवन में काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, वफादारी बहुत ज़रूरी है, इंसान का अंदर से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है रुपए पैसे से। यही मॉरल ग्रोथ है कैरेक्टर की। इसी को राउंड कैरेक्टर कहते हैं हम लोग। पिप सिंसियरली, उसे एक पछतावा भी होता है अपने पहले के व्यवहार पर जो उसने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ किया था और बिडी के साथ किया था।
वह लास्ट में थोड़ा सुधर जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। जब नॉवल एंड होता है तो पिप अपने आप को बिल्कुल मॉरली चेंज व्यक्ति कर लेता है। एंड जब कहानी अंत होती है तो पिप की स्टेला से दोबारा मुलाकात हो जाती है। ये पिप का कैरेक्टर रहा। अब हम जो ग्रेगरी के बारे में बात करते हैं। जो ग्रेगरी जो कि ब्रदर इन लॉ है पिप का। पिप की सिस्टर से शादी हुई है जो ग्रेगरी की, तो वो पिप का ब्रदर इन लॉ है और फर्स्ट फादर फिगर है, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ जो है बचपन में ही हो जाती है। उसके ऑर्फन रहता है, उसे पाला है जो ग्रेगरी ने। जो है विलेज का ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ उनका कारोबार है, लोहार का काम करते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो मॉरली बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से पेश आता है। वो काइंड है, लॉयल है, जेनरस है और जेंटल पर्सन है। भाई हमेशा पिप के साथ जब भी बातें करता है तो उसे बहुत प्यार से, बहुत ऑनेस्टली, बहुत स्नेह से बातें करता है उससे। और पिप भी बहुत अच्छा स्नेह रखता है अपने ब्रदर इन लॉ के लिए। जो को ये उम्मीद है कि पिप और मिसेज जो हैं, एक्चुअली मिसेज जो पिप की सिस्टर रहती हैं, वो बहुत ही थोड़ा हार्श, कड़वे और कठोर शब्दों में बोलती हैं अपने छोटे भाई के साथ। और कभी कभी उनका व्यवहार उसको थोड़ा सा पीटने वाला, परेशान करने वाला रहता है। उनकी भाषा एब्यूजिव रहती है। तो जब भी वो ऐसा करती हैं बहन, तो ये ब्रदर इन लॉ जो है उसे बचाता है पिप को। जो हमेशा स्टेज विद हिज ओवरबियरिंग वाइफ ओनली बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर पिप। ध्यान दीजिए, जो को हालांकि अपनी वाइफ का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ रहता है क्योंकि उसे पिप से बहुत प्यार है। तो पिप की वजह से वो उनको भी सहता रहता है। जो इसलिए सब कुछ सहता रहता है वो सफरिंग्स जो मिसेज जो ने घर में कर रखी हैं। जो की जो अच्छाइयाँ हैं उसे एक बहुत अच्छा इंसान बना देती हैं इस नॉवेल में। जो को लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, भले ही वो चीज़ें कठिन क्यों ना हो, अगर वो सही हैं तो वो करता रहता है। उसे बड़ा निराशा होती है एक दिन जब पिप डिसाइड करता है कि वो लंदन जाएगा। वो बहुत उदास होता है कि पिप जो है जेंटलमैन बनना चाहता है ब्लैक स्मिथ के बजाय, अब वो मेरे साथ नहीं रहेगा। तो उसे उदासी होती है, दुख होता है थोड़ा। जो अपने साथ वालों की जितने भी फॉल्स कमियां हैं उनको सहता रहता है, उनको नज़रअंदाज करता है, कभी शिकायत नहीं करता। वह पिप को प्यार करता रहता है। हालांकि पिप जो है जब वो लंदन मिलने जाता है उससे, तो बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं होता है अपने ब्रदर इन लॉ से। तब भी वो पिप को प्यार करता रहता है। वो अपने दुखों को बर्दाश्त कर लेता है। जब पिप प्राउड और अनग्रेटफुल, एकदम एहसान नहीं दिखाता, एहसानमंद नहीं फील करता है उसके सामने आकर कि थैंक यू वगैरह बोलना अपने ब्रदर इन लॉ के लिए कि उसने उसको बचपन में बहुत प्यार किया, बहुत सब कुछ दिया, बिल्कुल नहीं। अनग्रेटफुल एटीट्यूड रखता है पिप। तब भी जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है शांति से। जो कि जो ऑनेस्टी और दया है वो कभी बदलती नहीं है पूरी स्टोरी में। वो वैसा ही व्यक्ति रहता है। ये मिसेस जो ग्रेगरी हैं जो कि पिप की बहन हैं और मिस्टर जो की वाइफ हैं। ये पिप की बड़ी बहन हैं और 20 इयर्स का डिफरेंस है पिप में और उसकी बहन में। वो पिप की गार्जियन है क्योंकि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब पिप बहुत छोटा होता है। मिसेस जो की मैरिज हुई है जो ग्रेगरी के साथ में, जो कि ब्लैक स्मिथ हैं। ये बहुत गुस्सैल तरीके की लेडी रहती हैं, बहुत कठोर हैं, घमंडी टाइप की हैं और अपने घर को बहुत नियमित तरीके से रखती हैं, क्लीन रखती हैं। मिसेज जो अक्सर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, कभी कभी पिटाई भी लगा देती हैं पिप की और जो की भी। वो एक केन है उनके घर में बेंत टाइप का जिससे पिटाई लगाती हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है टिकलर, दोनों को पनिश करने के लिए, पिप को भी और अपने हस्बैंड जो के लिए। वो पिप के लिए और जो के लिए मजबूर करती हैं, घर में एक कोई ड्रिंक बनाती हैं, वो दोनों को एकदम पसंद नहीं आता लेकिन फिर भी कहती हैं इसे पीना है तुम्हें, और उसका नाम है टार वाटर, उस कोल्ड ड्रिंक का नाम। मिसेज जो हैं दिखने में सुंदर हैं और बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन वो बड़ी नाखुश रहती हैं कि मेरी सोशल पोजीशन बढ़िया नहीं है, मैं एक ब्लैक स्मिथ की वाइफ हूँ। मिसेज जो हैं अक्सर क्लेम करती हैं कि वो यहाँ शादी करके और विक्टिम हैं, वो बहुत परेशान हैं यहाँ पर, जबकि वो वास्तव में देखा जाए दूसरों के साथ मिसट्रीट कर रही होती हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रही होती हैं। उनके घर में एक काम करने वाला लड़का भी है जिसका नाम है ऑर्लिक। वह जो के साथ अप्रेंटिस किया है। अप्रेंटिस करने के बाद जब कोई काम करते हैं, आप जब ट्रेंड हो जाते हैं उसमें, तो आपको जर्नीमैन कहा जाता है। वो एक दिन अटैक कर देता है
मिसेस जो पर, जब मिस्टर जो और फिलिप पिरिप घर में नहीं होते हैं तब कोशिश करता है वो घर में चोरी करने की। जब वो चोरी करने में असफल हो जाता है, मिसेज जो देख लेती हैं, तो मिसेज जो पर वो हमला कर देता है और वो हमला इतना सीरियस होता है कि मिसेज जो का ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। मिसेज जो की वो शांत हो जाती हैं, पेशेंट हो जाती हैं, दयावान हो जाती हैं। और मिसेज जो अपनी लास्ट में डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले उनकी बॉडी डिसेबल्ड हो जाती है, वो चल फिर नहीं पाती। ये मिस्टर पेम्बलचूक हैं, ये वही अंकल पेम्बलचूक हैं जो लेकर पिप को घर लेकर जाते हैं मिस हैविशाम के। मिस्टर पेम्बलचूक जो ग्रेगरी के अंकल हैं, वो अनमैरिड कॉर्न मर्चेंट हैं। पिप और मिसेज जो हैं पेम्बलचूक को अंकल पेम्बलचूक कहते हैं दोनों। मिस्टर पेम्बलचूक जो हैं एक बहुत ही दूसरों को सलाह देने के लिए बड़े उत्सुक व्यक्ति रहते हैं, इसी को कहते हैं ऑफिशियस, दिखावा वाले और एरोगेंट पर्सन है। इनको भी पैसे से बहुत लगाव है, स्टेटस से बहुत लगाव है और सक्सेस से बहुत लगाव है। इन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि बच्चों के साथ कैसे काइंडली पेश आते हैं। वह मिस्टर जो की बहुत तारीफ मिसेज जो की बहुत तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने पिप को पाल पोस कर बड़ा किया है। हालांकि मिसेज जो हैं थोड़ी सी क्रूअल हैं अपने व्यवहार में। मिस्टर पेम्बलचूक की वो इंसान रहते हैं जो सबसे पहली बार लेकर जाते हैं पिप को मिस हैविशाम के घर में, क्योंकि मिस हैविशाम ने पेम्बलचूक को ही भेजा होता है। और वहीं मिस हैविशाम के घर में ही सबसे पहली बार मुलाकात होती है पिप की हर्बर्ट पॉकेट से, और वहीं स्टेला से मुलाकात होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस हैविशाम। मिस हैविशाम बहुत ही अमीर हैं और थोड़ी सी सन की ओल्ड लेडी हैं। वो एक बहुत बड़े घर में रहती हैं जिसे सेटिस हाउस कहा जाता है, पिप के गांव के पास में ही होता है। वो स्पिंस्टर हैं, उन्होंने अब तक शादी नहीं की है, ओल्ड एज तक भी। मिस हैविशाम जो हैं उनको उनके फियंसे ने धोखा दे दिया था जिस दिन उनका शादी का दिन था। उस दिन ऑल्टर पे खड़ी थी चर्च में और वो नहीं आया, धोखा दे गया उन्हें। वो आज तक अपनी वेडिंग ड्रेस को ही पहनती हैं डेली और एक शू पहनती हैं उसी दिन से आज तक। उनके घर में जो क्लॉक है उसका समय वहीं पर रोक दिया गया है 20 मिनट्स टू 9, 8:40। ये वो समय था जब उनकी मैरिज होने वाली थी, तो उसी पर उस क्लॉक को वहीं स्टॉप कर दिया गया है। 20 मिनट्स टू 9 का मतलब होता है 9 बजने में 20 मिनट कम, दैट इज। उनका हाउस बिल्कुल सब चीज़ें वैसे ही चेंज्ड हैं, अनचेंज्ड हैं, कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है। जो चीज़ें जहाँ थी वैसे ही फिक्स कर दी गई हैं। अब वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगी हैं। मिस हैविशाम को पुरुषों से नफरत है क्योंकि उन पास में एक पुरुष के द्वारा धोखा दे दिया गया था। वो पिप को बुलाती हैं अपने सेटिस हाउस में साथी के रूप में स्टेला के। उन्होंने एक बेटी गोद ली है, उसका नाम रहता है स्टेला। मिस हैविशाम स्टेला को एक ऐसी लेडी के रूप में कन्वर्ट करना चाहती हैं जो थोड़ी निर्दयी हो और इमोशनलेस हो। कोल्ड मीन्स इमोशनलेस। वो चाहती हैं स्टेला ऐसे ही लोगों का दिल तोड़े, बदला ले मेरा, जैसा कि पुरुषों ने मेरा दिल तोड़ा है। पिप को स्टेला से प्यार हो जाता है और वह जीवन में बहुत तकलीफ़ें उठाता है क्योंकि वो स्टेला उसके प्रति एकदम इमोशंस नहीं दिखाती है। मिस हैविशाम को खूब मज़ा आता है जब वो देखती हैं कि पिप को इमोशनली कैसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, कैसे दर्द दिया जा रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बाद में हालांकि मिस हैविशाम पिप से मिलती हैं और सॉरी भी फील करती हैं। जब वो सॉरी फील करती हैं उसी दिन उनकी जो पहने होती हैं वेडिंग गाउन, वो उसमें आग लग जाती है और पिप जो है बुझाने की कोशिश करता है बहुत। पिप के हाथ वगैरह थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन मिस हैविशाम बुरी तरह से जल जाती हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है उसी वजह से। उन्हें एहसास होता है कि स्टेला और पिप की लाइफ उन्होंने ख़राब कर दी है। और ये लिखा है उनकी ड्रेस एक्सीडेंटली कैचेस फायर, उसमें आग लग जाती है और मिस हैविशाम उस एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती हैं। बाद में पिप को पता लगता है कि मिस हैविशाम की डेथ हो गई है। अब स्टेला की बात करें तो स्टेला जो है एक एडॉप्टेड बेटी है मिस हैविशाम की। वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर हो जाती है जब वो फ्रांस जाती है, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करती है अपनी। उसके बाद वो और ब्यूटीफुल हो जाती है, उसके व्यवहार में और निखार आ जाता है। स्टेला रिप्रेजेंट करती है पैसे को, कल्चर को और हाई सोशल स्टेटस को। पिप को बहुत ही फॉल्स डीपली इन लव विद स्टेला।
स्टेला हालांकि इमोशनलेस है, प्राउड है और इमोशनली दूर रहती है मेल से, किसी से कनेक्ट नहीं होती। मिस हैबिशाम जो हैं वो स्टेला का पालन पोषण करती हैं और ऐसे उसे ट्रेन करती हैं ताकि वो पुरुषों का हार्ट ब्रेक कर सके। ऐसे ही पालन पोषण की वजह से स्टेला किसी को प्यार नहीं कर पाती अपने जीवन में। स्टेला बार बार जो है बॉर्न करती है पिप को कि सी हैज़ नो हार्ट, तो आप डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करो, ऐसा कहती बार बार। पिप हालांकि उसकी वार्निंग्स को इग्नोर करता है और उसे प्यार करता रहता है। स्टेला जानबूझकर अगर देखा जाए तो पिप के साथ क्रूअली पेश आती है। वो दिखाती है कि पिप के ड्रीम्स जो हैं बिकमिंग अ जेंटलमैन जो हैं वो उसी की वजह से हैं। स्टेला के लिए ही पिप जो है वो जेंटलमैन बनना चाहता है। स्टेला थोड़ी सी सिनिकल है, मैनिपुलेटिव है और एक ट्रेडिशनल लविंग हीरोइन जैसे किसी नॉवेल में हुआ करती है उनसे एकदम डिफरेंट है। उसे नहीं पता है कि उसके वास्तव में मम्मी पापा कौन हैं पूरी कहानी में। स्टेला वास्तव में अपने आप को मानती है कि वो हैबिशाम की बेटी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो उसी अपराधी अबेल मैकबिज की बेटी रहती है। अभी अबेल मैकबिज कौन है आपको पता है, यही वो पर्सन है जो कि पैसा भेजता है पिप की पढ़ाई के लिए। कहानी सुनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं चीज़ों को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। इसकी मम्मी का नाम मॉली रहता है। ये मॉली मिस्टर जैगर्स के घर में हाउसकीपिंग का काम करती हैं और मिस्टर जैगर्स वही हैं जो पैसा देते हैं पिप के लिए, पढ़ाई के लिए। स्टेला जो है एक लो बॉर्न है देन पिप से भी ज़्यादा नीचे घर में बॉर्न हुई है। देखा जाए तो पापा अपराधी हैं और मम्मी हाउसकीपर का काम कर रही हैं मिस्टर जैगर्स के घर में। इन पर भी कत्ल का इल्ज़ाम आ गया था मॉली पर, इनको बचाया था इन वकील साहब ने, इसलिए मॉली उस दिन से उनके घर में काम करती है नौकरानी का। हालांकि इस समय देखा जाए तो स्टेला जो है हाई पोजीशन पर रहती है क्योंकि वो हैबिशाम के घर में है। उसे मिस हैबिशाम को सौंप दिया जाता है जब उसकी मम्मी को अरेस्टेड फॉर मर्डर के लिए अरेस्ट हो जाती हैं। मम्मी का क्या नाम, मॉली। स्टेला की शादी होती है बाद में बेंटली ड्रमल के साथ, जो कि एक बहुत ही अमीर घर का लड़का रहता है। उसकी मैरिज जो है अनहैप्पी प्रूफ होती है और तकलीफ़ों भरी रहती है क्योंकि बेंटली ड्रमल उसकी पिटाई करता है और उससे ढंग से पेश नहीं आता और बेंटली ड्रमल का एक दिन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ड्रमल स्टेला को बहुत हार्शली पेश आता है, बहुत क्रूअली पेश आता है। ड्रमल से मैरिज करके स्टेला मिस हैबिशाम के प्लान के अगेंस्ट चली जाती। मिस हैबिशाम का मर्जी नहीं होती मैरिज करने की वहाँ, क्योंकि मिस हैबिशाम चाहती नहीं स्टेला किसी से मैरिज करे, लेकिन वो उनके अगेंस्ट भी मैरिज करती है वहाँ पर। हालांकि स्टेला की लाइफ गुजरती है अपर क्लास के बीच में, लेकिन उसे खुशियाँ नहीं मिलती। स्टेला एक शिकार बन जाती है जैसी उसको पालन पोषण किया गया है उसका और सामाजिक क्लास का। हालांकि तकलीफ़ों के बावजूद भी स्टेला सीखती है जीवन में अपनी फीलिंग्स को। लास्ट में उसकी समझ में आता है कि मर्सी क्या होती है, सॉफ्ट हार्ट क्या होता है। उनके जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं स्टेला के, वो मदद करते हैं उसकी कि वो इमोशनली थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। जब नॉवेल समाप्त होता है तो स्टेला बहुत मैच्योर हो जाती है, अवेयर हो जाती है और देखा जाए तो उसका अपना एक कैरेक्टर निखर के आता है लास्ट में। मैथ्यू पॉकेट जो हैं मिस हैबिशाम के कज़िन ब्रदर हैं और पॉकेट फैमिली है जिसमें कई सारे लोग हैं। उसके मुखिया हैं वो ऑनेस्ट रहते हैं और एकदम लालची नहीं हैं, अपनी बहन के पैसे के लिए उनके पीछे नहीं पड़े हुए। वो शहर में ट्यूटर का काम करते हैं और वही जो है पिप को वहाँ पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पिप को भी पढ़ाते लिखाते हैं, हर्बर्ट को भी और बेंटली ड्रमल और एक और रहता है स्टार्टअप। इन सब को शिक्षा देने का काम यही करते हैं मैथ्यू पॉकेट। इनका बेटा भी रहता है हर्बर्ट पॉकेट, ये इनका बेटा, ये पिप का बड़ा अच्छा फ्रेंड रहता है और ये दोनों अपने इन्हीं से मैथ्यू पॉकेट से स्टडी करते हैं। हर्बर्ट पॉकेट जो मैथ्यू पॉकेट का बेटा है और ये भी मिस हैबिशाम के घर आता है। हालांकि लेकिन मिस हैबिशाम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता हर्बर्ट पॉकेट। यहीं पर पिप की मुलाकात होती है हर्बर्ट से मिस हैबिशाम के घर में, जब वो बच्चे होते हैं छोटे से। तब हर्बर्ट पिप को जो है फिस्ट फाइटिंग के लिए शुरू में इनवाइट करता है और जब वो घर में होता है बच्चा सा, पिप उसे आसानी से हरा देता है। बाद में जब लंदन पहुंचता है पिप पढ़ाई के लिए तो वहाँ भी हर्बर्ट से मुलाकात होती है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही जो है पिप को जेंटलमैन के क्या बिहेवियर होते हैं सब सिखाता है
और रूम शेयर करता है पिप के साथ लंदन में। ये कैमिलिया है, ये मैथ्यू पॉकेट की एक सिस्टर्स में से है और मिस हैविशाम की कज़िन है। कज़िन रेमंड हैं, ये भी मिस हैविशाम के रिलेटिव हैं, उनकी कैमिलिया से मैरिज हुई है। जॉर्जियाना भी मिस हैविशाम की रिलेटिव है। सारा पॉकेट मैथ्यू पॉकेट की सिस्टर है। अबेल मैकबिच, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। बचपन में पिप की मुलाकात इस अपराधी से कैसे होती है जो पूरे नॉवेल को एक टर्न दे देती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अबेल मैकबिच एक अपराधी रहता है जो जेल से भाग जाता है। अब वो प्रिजन शिप, जो जहाज़ होते हैं वो जेल के रूप में होते हैं, उसमें से भाग जाता है। वो पिप जो है क्रिसमस ईव रहती है तो वो अपने मम्मी पापा की कब्र पर जाता है और वहीं उसी कब्र के आसपास में पिप को ये अबेल मैकबिच मिल जाता है। अबेल मैकबिच पिप को बहुत धमकाता है और कहता है कि मुझे कुछ टूल्स ला के दो अपने घर से, कुछ खाने को ला कर दो ताकि मैं इस हथकड़ी को तोड़ सकूं। तो पिप जो है उसी मैकबिच को काइंडली उसके साथ पेश आता है जब पहली मुलाकात होती है। बाद में मैकबिच जो है उसी पिप का बेनिफैक्टर बन जाता है, उसका जीवन में मदद करने वाला बन जाता है। और प्रोबिस एंड मिस्टर कैम्पबेल इंग्लैंड में इन नामों से छुपता रहता है। इंग्लैंड में जो अबेल मैकबिच है वो ये नाम रखता है, इन नामों से छुपता है पुलिस से। वो क्राइम में इन्वॉल्व है, एक और क्रिमिनल है कॉम्पेशन के साथ में, लेकिन इसको ज़्यादा लंबी सज़ा मिलती है, कॉम्पेशन को कम सज़ा मिलती है, क्योंकि कॉम्पेशन थोड़ा सा पैसे से स्ट्रांग होता है, सोशल क्लास का दोनों में डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए, मैकबिच को थोड़ी लंबी सज़ा मिलती है और कॉम्पेशन को थोड़ी कम सज़ा मिलती है। ये विक्टोरियन समाज में दिखाता है इनइक्वालिटी को जो जस्टिस सिस्टम में थी उस समय पर। जो पुअर और वर्किंग क्लास हुआ करती थी जैसे मैकबिच था, उनको कम सज़ा मिलती थी बजाय कॉम्पेशन के जो कि वेल्दी और अपर क्लास को बिलोंग करता था। ये मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा है। सेम क्राइम के लिए अगर सेम क्राइम करते थे तो दोनों के लिए अलग अलग सज़ा मिलती थी, थोड़ी कम सज़ा मिलती थी अमीरों के लिए, और जस्टिस सिस्टम को थोड़ा सा अफेक्ट करता था ये सोशल स्टेटस 19th सेंचुरी में। बीडी जो कि पास में रहती है पिप के और उसकी स्कूल गोइंग फ्रेंड है। बीडी जो है मिस्टर बॉब्सल की सेकंड कज़िन है और पिप के घर के पास में रहती है, पिप की ही उम्र की है। वो सी टीचर्स एट हर ग्रैंड मदर्स इवनिंग स्कूल में पढ़ाती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो पिप बीडी से कहता है कि तुम मुझे भी पढ़ा दो थोड़ा सा, ताकि वो कुछ चीज़ें सीख सके। पिप जो है काइंड है, इंटेलिजेंट है, बीडी जो है काइंड है, इंटेलिजेंट है और पुअर है। वो भी ऑर्फन है पिप की तरह और स्टेला की तरह। हालांकि वो स्टेला से एकदम विपरीत कैरेक्टर रखती है बीडी। ऑर्लिक जो घर में काम करने वाला होता है, जो के उसके साथ में सीख रहा है ब्लैक स्मिथ वाला काम और उसके साथ हेल्पर है, वो बीडी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन सी डज़ नॉट वांट हिम, वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। पिप स्टार्टिंग में इग्नोर करता है बीडी के अफेक्शंस को। जब थोड़ा सा रिच बन जाता है लंदन चला जाता है क्योंकि उसको प्यार है स्टेला से। आफ्टर हेल्पिंग मिसेज जो जब हर्ट हो जाती हैं और डिसेबल्ड हो जाती हैं, घर में रहती हैं, तो उनकी मदद के लिए बीडी ही आती है और उनकी पूरी मदद करती है उस अटैक के बाद में। पता लगता है बीडी अपना एक अलग स्कूल ओपन कर लेती है। पिप जब लंदन से लौट कर आता है अपनी लंबी बीमारी के बाद में, तो जब वो मैकबिच को नहीं बचा पाता है तो ही बस सीधे बीडी के घर जाता है और बीडी से मैरिज करने के लिए प्लान बना कर आता है। लेकिन उसे पता लगता है बीडी जो ग्रेगरी से मैरिज कर लेती है पिप के आने से पहले। और जो और बीडी के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम जूनियर पिप रखा जाता है। जो अल्टरनेट एंडिंग जो बाद में एडिट किया गया था उसमें उनका नाम, बच्चे का नाम बदल कर जूनियर पिप कर दिया गया था, पिप के बेटे की तरह। और स्टेला जो है वो आती है और उस बच्चे को समझती है कि ये पिप का बेटा है। अब ये मिस्टर जैगर्स हैं, एक लॉयर हैं लंदन में जो कि पैसा भेजते हैं पिप के लिए। ये क्रिमिनल और सिविल क्लाइंट्स जो हैं सबकी मदद करते हैं।
वो यही पिप के बेनिफैक्टर हैं, यही पैसा भेजते हैं पिप को जो मैकबेथ से पैसा लेते हैं। वो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस कहानी में जोड़े रखते हैं। मॉली भी उन्हीं से जुड़ी है, पिप भी उन्हीं से जुड़ा है, सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जॉन बेमिक हैं जो सारी व्यवस्था करते हैं पिप की लंदन में रहने की, और ये मिस्टर जैकर जो वकील साहब हैं उनके क्लर्क हैं। वो पिप के कांटेक्ट में आते हैं और जैगर के कांटेक्ट में है लंदन में। पिप की सारी व्यवस्था यही करते हैं, सब मदद करते हैं उसकी वहाँ पर लंदन में रहने के लिए। और जॉन बेमिक जो हैं वहाँ रह रहे हैं अपने पापा के साथ में लंदन में, और अपने फादर को द एज्ड पेरेंट कहते हैं वो। मॉली जो है मिस्टर जैगर्स के घर में मेड सर्वेंट के रूप में रहती है। एक बार उस पर अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उसके मर्डर के केस में उसे जेल होती है, तो मिस्टर जैगर्स ने उसको बचाया था, तभी से वो उनके घर में सर्वेंट का काम कर रही है। और मॉली जो है मैकबेथ जो अपराधी है उसकी छोड़ी हुई बीवी रहती हैं, और स्टेला इन्हीं की बेटी रहती है। मॉली ही स्टेला की मदर है। इसमें अगर देखा जाए एंटागोनिस्ट का काम कौन कौन से कैरेक्टर्स करते हैं, जो एंटी हीरो हैं, जो क्लैश का काम करते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं इस स्टोरी में, उनमें एक कॉम्पिटिशन है जो अपराधी है मैकबेथ के साथ में। वह अपराधी है और मैकबेथ का दुश्मन है, वह जेल से भाग जाता है मैकबेथ के बाद में। कॉम्पिटिशन मैकबेथ को पीटता है जब वो किनारे पर पहुंच जाते हैं तब। और कॉम्पिटिशन जो है एक प्रोफेशनल धोखेबाज है, इसी ने मिस हैविशाम को धोखा दिया था। और किसके साथ मिलकर धोखा दिया था? मिस हैविशाम के एक भाई रहते हैं, हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर का सिंपल सा मतलब होता है मम्मी सेम हो या पापा सेम हो। उनका नाम रहता है भाई का अर्थर हैविशाम। इनके साथ मिलकर धोखा देता है, हैविशाम से मैरिज करने की बात करता है पैसा ऐंठने के लिए, और जिस दिन मैरिज तय होती है उस दिन नहीं आता है। यही कॉम्पिटिशन रहता है ताकि पैसा लूटा जा सके मिस हैविशाम का। बाद में मैकबेथ को क्राइम में लिप्त कर लेता है और पकड़वाने का प्लान बनाता है। कॉम्पिटिशन जब उसे पता लगता है कि मैकबेथ लंदन में ही है तो पुलिस के साथ मिलकर मैकबेथ को पकड़वाने की योजना बनाता है। हालांकि कॉम्पिटिशन बाद में डूब जाता है थेम्स रिवर में जब लड़ाई होती है मैकबेथ और कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में, तो पुलिस बोट पर। अर्थर हैविशाम वही हैं जो हैविशाम के भाई हैं जिन्होंने मिलकर कॉम्पिटिशन के साथ पैसा लूटने की योजना बनाई थी। डोगल ऑर्लिक वही है जो मिस्टर जो के साथ काम कर रहा है ब्लैक स्मिथ का, और थोड़ा रूड है और पिप से बहुत चिढ़ता है, क्रूअल भी है, और जो के साथ भी फाइट करता है और मिस्टर जो को मारता है बाद में जब मिस्टर जो घर में नहीं होते हैं। मिस्टर जो पर अटैक कर देता है और पिप को भी मारने की कोशिश करता है बाद में। ऑर्लिक को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि अंकल पेम्बलचूक के घर में वो घुसता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। बेंटली ड्रिमल ये वही इंसान है जिससे स्टेला की मैरिज होती है। बेंटली ड्रिमल एक बहुत ही घटिया तरीका का अनइंटेलिजेंट लेकिन वेल्दी फैमिली को बिलोंग करने वाला लड़का है। वह पिप के साथ स्टडी करता है मिस्टर पॉकेट के घर में लंदन में। ड्रिमल पिप से हमेशा दुश्मनी पालता रहता है, पिप के साथ हमेशा कंपटीशन रखता है स्टेला के अफेक्शन के लिए। और इसी बेंटली ड्रिमल की शादी होती है स्टेला से, लेकिन ये स्टेला के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करता है। एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है जब हॉर्स की सवारी कर रहा होता है वो तब। कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। क्लारा वारली है, एक बहुत ही पुअर गर्ल है जो अपने फादर के साथ रहती है, और हर्बर्ट पॉकेट के साथ उसकी शादी होती है। हर्बर्ट पॉकेट वही पिप का फ्रेंड जो लंदन में रहता है, और बाद में ये दोनों मिलकर हर्बर्ट पॉकेट और क्लारा वारली पिप को अपने यहाँ बुलाते हैं रहने के लिए। लिखा भी है जब हर्बर्ट से शादी हो जाती है क्लारा की तो वो पिप को अपने यहाँ बुलाते हैं रहने के लिए, और पिप चाहता भी है। स्टार्ट ऑफ बहुत अच्छा लड़का रहता है जो पिप का फ्रेंड रहता है, उसके साथ स्टडी कर रहा है। लेकिन बेंटली ड्रिमल से थोड़ा अलग है ये। बेंटली ड्रिमल वही जिससे स्टेला की शादी होती है। स्टार्ट ऑफ बहुत काइंड है, हेल्पफुल है पिप के लिए। वो पिप की मदद करता है, हर्बर्ट की मदद करता है जब वो मैकबेथ अपराधी को पुलिस से बचाकर भगा रहे होते हैं लंदन से बाहर। अब ये इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो ये इस नॉवेल की फर्स्ट लाइन है। माई फादर्स फैमिली नेम बीइंग पिरिप एंड माई क्रिश्चियन नेम फिलिप, माई इन्फेंट टंग कुड मेक ऑफ बोथ नेम्स नथिंग लॉन्गर और मोर एक्सप्लिसिट देन पिप। इसीलिए उसके लिए सब पिप कहते हैं।
इसलिए मैं अपने को पिप कहता हूँ और मुझे पिप कहा जाता है। ये सबसे पहली लाइन है इस नॉवेल की। और चैप्टर 59 अर्थात 59 चैप्टर्स हैं इसमें, ये लास्ट लाइन है इसकी। वी आर फ्रेंड्स एंड विल कंटिन्यू फ्रेंड्स अपार्ट, ऐसा स्टेला कहती है पिप से बिल्कुल लास्ट में। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं उस रूइंड खंडहर वाले हवेली से, और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में उनके अलग होने की खबर कभी नहीं आती। राइटर कहता आई सॉ नो शैडो ऑफ अनदर पार्टिंग फ्रॉम हर, उन दोनों के अलग होने की इसके बाद कोई खबर नहीं आती। अब डिस्कस करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी, प्लॉट, पूरी कहानी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पिप की जो लाइफ की पूरी स्टोरी है या पूरी कहानी हम नॉवेल की कहें, वो 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में उसका चाइल्डहुड दिखाया गया है और अर्ली लाइफ, जब से वो बॉर्न होता है उसके बाद की कहानी है। तो ये पिप का फुल नेम फिलिप पिप रहता है, वो एक ऑर्फन रहता है और अपनी बड़ी सिस्टर मिसेस जो ग्रेगरी के साथ रहता है, जो 20 ईयर्स बड़ी रहती हैं उससे। और मिसेस जो उसके साथ बहुत हार्श और वायलेंट तरीके से पेश आती हैं। वहीं उसका जो ब्रदर इन लॉ रहता है जो ग्रेगरी, वो बहुत काइंड ब्लैक स्मिथ है और जो के लिए वो एक फादर फिगर के रूप में रहता है। और पिप जो है, जब बचपन उसका फियर और पॉवर्टी में गुजरता है, ये उसके बचपन की कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली जब कहानी की शुरुआत होती है तो फिलिप पिप एक बहुत छोटा सा लड़का होता है और उसका नाम होता है पिप। पिप की उम्र मात्र 7 साल की रहती है। वह एक अनाथ बच्चा है, यानी उसके माता और पिता दोनों मर चुके हैं। वह समुद्र के पास कैंट के दलदली इलाके के पास एक छोटे से गांव में रहता है। पिप की परवरिश उसकी बड़ी बहन, जिनका नाम मिसेस जो रहता है, उन्होंने और उसके पति जो ग्रेगरी ने की है। जो एक दयालु और नरम स्वभाव का लोहार ब्लैक स्मिथ रहता है। मिसेस जो थोड़ी सख्त स्वभाव की रहती हैं, वह गुस्सैल स्वभाव की रहती हैं। वह अक्सर पिप को डांटती हैं, मारती रहती हैं और कहती हैं कि उसने पिप को अपने हाथों से पाला है। वह प्यार और धैर्य उसके साथ कभी नहीं दिखाती हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो उसके जो ब्रदर इन लॉ जो रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे, मिलनसार और देखभाल करने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो पिप को अपने दोस्त की तरह मानते हैं और जब भी हो सके उसकी रक्षा करते हैं। उसकी दीदी जब पीटती हैं तो बचाने की कोशिश करते हैं। पिप को जो के साथ बहुत सुरक्षित फील होता है और आराम, कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वह अपनी बहन से अक्सर डरता रहता है। फिर उसके बाद ग्रेवयार्ड इंसिडेंट होता है एक। ग्रेवयार्ड इंसिडेंट में क्या होता है, 1812 क्रिसमस ईव की कहानी है। ईयर है 1812 ईयर की कहानी है और क्रिसमस ईव की कहानी है। वहाँ पर जो पिप है वो अपने मम्मी पापा की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक अपराधी से होती है जिसका नाम अबेल मैकबिच रहता है। तो 1812 की एक ठंडी क्रिसमस इवनिंग रहती है। पिप अकेले अपने उस दलदल के पास बने चर्च के कब्रिस्तान में जाता है। वहाँ पे अपने माता पिता और अपने 5 छोटे भाई बहनों की कब्रों को देखने के लिए जाता है। वो 5 छोटे भाई बहन जो बचपन में ही मर गए थे। जब पिप वहाँ खड़ा होता है तभी वह अचानक एक डरावने भागे हुए कैदी को देखता है जिसका नाम रहता है अबेल मैकबिच। वह आदमी बहुत गंदा, भूखा और फटे हुए जेल के कपड़े पहना होता है। उसके पैर में भारी लोहे की जंजीर बंधी होती है। वह कैदी पिप को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर पिप ने उसकी मदद नहीं की तो वह पिप को मार देगा, और कहता है कि हमारे लिए आपको घर से खाना लाना है और फाइल काटने का, इन बेड़ियों को काटने का एक औजार लेकर आना है आपको। तो इसके बाद पिप बहुत डर जाता है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। पिप चूँकि एक अच्छा लड़का है, डर की वजह से वह उस कैदी की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उस रात में होता क्या है, पिप जो है चुपके से अपने घर में घुसता है। वह जो के औजारों में से एक फ़ाइल है वो निकालता है, उसे चुरा लेता है और क्रिसमस के लिए घर में जो खाना बना हुआ था उसमें पाई रहती है, ब्रांडी, ये शराब वगैरह एक तरीके की होती है, वो रहती है, उनको उठा लेता है और काटने के लिए एक औजार उठा लेता है। पिप को बाद में अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह ये चीज़ें दलदल में ले जाकर उस कैदी को दे देता है। कैदी भूखे जानवर की तरह खाना खाता है और उस फाइल से अपनी जंजीर काटता है। जाने से पहले पिप को चेतावनी देता है कि किसी को इसके बारे में
आपको बताना नहीं है। ये जो पिप ने किया ये दिखाता है पिप का जो वास्तविक नेचर है वो काइंडनेस वाला है। तभी क्या होता है कि कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जब पिप लौट के अपने घर आता है, वो सोल्जर्स आते हैं और उन्हें हैंडकफ सही करानी है क्योंकि उन्हें कैदियों को पकड़ना है जो भाग गए हैं। जो उनकी मदद करता है वही पुलिस वालों की, और उसके बाद सोल्जर्स उन कैदियों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। होता क्या है, जब पिप लौट के घर आता है वहाँ से, चर्च से, उस अपराधी की मदद करने के बाद, तो अब उसे डर और अपराध बोध से भरा हुआ है। क्रिसमस के खाने के समय बहुत घबराया हुआ रहता है कि उसकी बहन को पता लग जाएगा कि इसमें से खाना कम है। तभी घर में अचानक कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, वो जो से कहते हैं कि हथकड़ी को ठीक कराना है हमें। जो और पिप मिलके खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पिप थोड़ा सा डरता है कि कहीं सैनिक जो हैं चोरी किया हुआ खाने के बारे में ना पूछें, या वो फाइल उन्हें मिल गई हो सैनिकों को उसके बारे में ना पूछें। तभी जो और पिप और सैनिक जो दलदल में भागे हुए कैदियों को ढूंढने के लिए सब मिल के जाते हैं। वहाँ उन्हें 2 कैदी मिल जाते हैं जो आराम से जो आपस में लड़ रहे थे। उनमें मैकबेथ रहता है और कॉम्पेशन रहते हैं। ये दोनों आपस में वहाँ झगड़ रहे होते हैं, वो मिल जाते हैं। और उनमें से एक वही आदमी रहता है जिसकी पिप ने मदद की थी। दूसरा कैदी, उसके चेहरे पर एक निशान लगा हुआ होता है, और दोनों को जो सोल्जर्स रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, वो पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है कि उनके पास जो खाना खाने वाला वो मिलता है, रखी हुई खाना खाने वाली चीज़ें, और वो औजार जो मिलता है जिससे कि उन्होंने अपनी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ काटी थीं, उससे इल्ज़ाम सीधे जो पर पिप पर आ सकता था। लेकिन वो कैदी अबेल मैकबेथ रहता है, वो सारा अपराध अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैंने इनके घर से चोरी की थी और चोरी करके मैंने इन चीज़ों को चुराया है, और पिप के ऊपर इल्ज़ाम नहीं जाने देता, खुद ही कबूल कर लेता है। पिप जो है इस बात से थोड़ा भावुक हो जाता है। हालांकि वह आदमी अपराधी है, फिर भी पिप उसके लिए थोड़ा सम्मान और ग्रेटफुल महसूस करता है, और अंत में पिप जो है बच जाता है, उसे दंड नहीं मिलता क्योंकि अपराध वो व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है। फिर क्या होता है, अब पिप की मुलाकात मिस हैबिशाम से होती है। उनके घर में मिस्टर पेम्बलचूक आते हैं, वो लेके जाते हैं। अब कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। समय बीतने के साथ जो है पिप थोड़ा बड़ा होने लगता है। एक दिन एक अमीर महिला मिस हैबिशाम जो है अपने एक रिश्तेदार को बुलाती हैं, मिस्टर पेम्बलचूक को, जिन्हें अंकल पेम्बलचूक भी कहते हैं, मिस्टर जो, और उनसे कहती हैं मिस हैबिशाम कि उनके घर के लिए एक लड़के को ढूंढ कर लाइए जो स्टेला के साथ रह सके। मिस हैबिशाम एक बहुत बड़े जर्जर हवेली में रहती हैं, उसका नाम रहता है सेटिस हाउस। अब पिप को वहाँ जाने के लिए मिस्टर पेम्बलचूक चूज़ करते हैं। जब पिप पहली बार सेटिस हाउस में जाता है तो वह देखता है कि वो जगह बहुत अंधेरी है, अजीब सी है, और वहाँ सब चीज़ें नष्ट हो रही धीरे धीरे। मिस हैबिशाम जो है एक बहुत ही अमीर महिला रहती हैं, रिच लेडी हैं, वो एक अमीर महिला हैं। उन्हें कई साल पहले उनकी शादी के दिन ही उनके फियांसे ने छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी अपने कपड़े नहीं बदले हैं, वे अभी भी अपनी पुरानी शादी की पोशाक पहनती हैं, और उनके घर की सारी घड़ियां उसी समय पर रुक गई हैं जिस समय उनको धोखा दिया गया था, उनको छोड़ा गया था उस हवेली के अंतर्गत। सारी घड़ियां वहीं पर रोक दी गई हैं एकदम, जब उनको छोड़ा गया था। उसके बाद में वो घर जो है अब सिर्फ उसके ईंट पत्थर ही खराब नहीं हो रहे हैं, समय के साथ वो नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ रहने वाले किसी के मन में इमोशंस भी नहीं हैं, वहाँ इमोशनल डिके भी हो गया है। वहीं पर पिप की मुलाकात स्टेला से होती है। सेटिस हाउस में पिप की मुलाकात स्टेला से होती है, जो मिस हैबिशाम की गोद ली हुई बेटी है। पिप तुरंत स्टेला को पसंद करने लगता है, बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग में ही। लेकिन स्टेला उसके साथ बहुत ही इमोशनलेस तरीके से, रूखे व्यवहार के साथ पेश आती है। वह पिप की मजाक भी उड़ाती है। वह, क्योंकि पिप गरीब है, साधारण है, अनपढ़ है, इसीलिए वह पिप की मजाक बनाती है। मिस हैबिशाम स्टेला को ऐसा व्यवहार करने के लिए बढ़ावा देती हैं। पिप को अपने जीवन पर पहली बार शर्म महसूस होने लगती है, और पिप को पहली बार लगता है कि जीवन में अब मुझे बेटर लाइफ जीनी है, जेंटलमैन बनना है। और ये मैं बता चुका हूँ, पिप जो है उसको स्टेला से प्यार हो जाता है। एक बार पिप को स्टेला के साथ खेलने के लिए कहा जाता है। बाद में क्या होता है, बगीचे में एक दूसरा लड़का आ जाता है पिप के साथ, जो मुक्केबाजी करने के लिए चुनौती देता है। पिप उससे लड़ता है और आसानी से जीत जाता है। वो हर्बर्ट ही रहता है। स्टेला ये सब देखती है, और फिर पिप को वो केयरलेस करने के लिए
अलाउ कर देती है कि ठीक है तुम मुझे एक बार प्यार कर सकते हो। इस पल के बाद पिप जो है स्टेला से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है इमोशनली, और उसके मन में आ जाता है कि बड़े होकर उसे स्टेला के साथ मैरिज वगैरह करनी है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, मिस हैविशाम पिप को थोड़ा सा पैसा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जो ब्रदर इन लॉ तुम्हें ब्लैक स्मिथ का काम सिखा रहे हैं, तुम्हें वो काम सीखना है अच्छे से। और मिस हैविशाम जो हैं, अब उसे ऐसा लगता है कि अब उसे जेंटलमैन बनना है, ये काम अब उसे नहीं करना है। वह सपना देखने लगता है जेंटलमैन बनने का। तभी उसे इसी दौरान पिप को जो और उसके जो साधारण लोहार वाला जीवन था, अब इस पर उसे थोड़ा सा शर्म आने लगती है। इसलिए पिप के मन में एक अंदरूनी संघर्ष पैदा हो जाता है, क्योंकि वह जो से भी प्यार करता है एक तरफ, और उसके साथ साथ मुझे अपने पुराने जीवन से एकदम डिससेटिस्फैक्शन है। वो नहीं चाहता कि अब इस तरीके की सिंपल लाइफ और इस तरीके का जीवन वो जीता रहे आगे के लिए। फिर क्या होता है, मिस हैविशाम जो हैं अब तय करती हैं कि पिप को कोई काम सीखने के लिए वो काफ़ी बड़ा हो गया है। आखिरी मुलाकात के लिए वो उसे बुलाती हैं अपने उस हवेली में। पिप जाता है उससे मिलने के लिए, जो भी उसके साथ जाता है। मिस हैविशाम वहाँ पिप को पैसे देती हैं, कहती हैं अब तुम्हें जाकर ब्लैक स्मिथ वाला काम ही सीखना है। अब पिप को बहुत निराशा होती है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर चाहता है कि मिस हैविशाम उसे जेंटलमैन बनने के लिए मदद करें। इसीलिए तभी पिप जो है वो जो की भट्टी में आके काम करने लगता है, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन पिप अंदर से बहुत बेचैन रहता है, दुखी रहता है। जो का एक सहायक भी है जिसका नाम रहता है ऑर्लिक। जो का सहायक भी है ऑर्लिक, वह ऑर्लिक पिप को एकदम पसंद नहीं करता, उसे पिप से जलन होती है। वह बहुत बदतमीज़ टाइप का लड़का रहता है, वह में से जो को भी पसंद नहीं करता। एक दिन जब जो और पिप दोपहर में काम से कहीं चले जाते हैं, और जो पिप को दोपहर में काम से कहता कि तुम भी चले जाओ काम से, तो ऑर्लिक गुस्सा हो जाता है, कहता पिप को छोड़ दिया काम से और मुझसे काम करा रहा है ये। तो वो पिप गुस्सा हो जाता है जो उससे कहता है कि भैया अगर तुम्हारा मन नहीं काम करने का तो तुम काम छोड़ सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। इसकी वजह से वो और नाराज़ हो जाता है, ऑर्लिक और नाराज़ हो जाता है जब देखता है कि जो और पिप दोनों घर से बाहर होते हैं। उसी समय वह मिसेज जो पर घर में बहुत बेरहमी से हमला कर देता है। उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया जाता है और वह बुरी तरह से लेडी घायल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो डिसेबल्ड हो जाती है और उसकी आवाज़ चली जाती है, स्पीचलेस हो जाती, बोल नहीं पाती एकदम, और कोई काम करने में असमर्थ हो जाती है। बाद में पिप हमले में इस्तेमाल किया गया वो देखता है कि किस टूल से हमला किया गया है मेरी बहन पर। तो ये टूल बिल्कुल वैसा ही है जिस टूल को उसने उस अपराधी को ले जाकर दिया था जिसने अपनी बेड़ियों को तोड़ा था। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उस कैदी ने तो कहीं हमला नहीं किया है, फिर भी उसने उस कैदी की मदद की थी। तो उसे थोड़ा सा ख़राब लगता है अपने अंदर से कि मैंने उस अपराधी की मदद की और उस अपराधी ने मेरी बहन के ऊपर हमला कर दिया। हमले के बाद क्या होता है कि मिसेज जो हैं अब थोड़ा शांत हो जाती हैं, नरम स्वभाव की हो जाती हैं। अब वह पिप के साथ बिल्कुल भी हिंसा नहीं करती। अब बीडी नाम की एक लड़की जो पास में ही रहती है, दयालु लड़की है, जो पिप के साथ उनकी सहपाठी थी, किसी समय में उनके घर में आके मिसेज जो की हेल्प करने लगती है, उनकी देखभाल करने लगती है। बीडी एक बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार लड़की है, धैर्यवान है। वह पिप से कहती है कि पिप को सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है, कहती है अब तुम्हें जीवन में कुछ करना है। लेकिन पिप जो है कभी उसकी अहमियत नहीं समझता बीडी की अपनी लाइफ में। अब यहीं से पिप के जीवन की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत होती है। एक लॉयर है मिस्टर जैगर्स, वो पिप को से मिलते हैं और कहते हैं किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कुछ पैसा दिया है, वो तुम्हारा सीक्रेट बेनिफैक्टर है, अपना नाम नहीं बताना चाहता पर तुम्हें जेंटलमैन बनने के लिए पैसा देता रहेगा ताकि तुम उस पैसे से एक जेंटलमैन बन सको। पिप को लगता है कि ये पैसा मिस हैविशाम ने दिया है, वही उसकी मदद करना चाहती हैं, और पिप उस पैसे को पाने के बाद लंदन पढ़ाई के लिए चला जाता है। अब होता क्या है कि 4 साल मिस हैविशाम के वहाँ से आए हुए लगभग 4 साल बीत चुके होते हैं और पिप अभी भी अपने ब्रदर इन लॉ जो के साथ काम कर रहा होता है अप्रेंटिस के रूप में उस ब्लैक स्मिथ के। तभी एक वकील आते हैं, मिस्टर जैगर्स मिलने आते हैं। जैगर्स पिप को बताते हैं कि एक अनजान बेनिफैक्टर है, उसने बहुत सारा पैसा दिया है, इस पैसे को पिप अपनी अप्रेंटिस छोड़कर जेंटलमैन बनने के लिए खर्चा कर सकता है। पिप को लगता है कि उसकी बेनिफैक्टर जो हैं मिस हैविशाम हैं और इसीलिए वो लंदन जाने से पहले वो मिस हैविशाम से मिलने जाता है।
पिप अब जो देखा जाए तो बहुत खुश रहता है, उसे आशा है कि अब जीवन में मेरे कुछ बदलाव होने वाले हैं, और उसके जो सपने उसने देखे थे वो सपने सब बदलने वाले हैं। अब सेकंड स्टेज पिप की लाइफ का शुरू होता है जब पिप लंदन में पहुंच जाता है। और उसने सोचा था लंदन बहुत ही खूबसूरत बढ़िया शहर होगा, लेकिन लंदन में गंदगी भरी हुई है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो ये सब, वहाँ जाकर पिप जो है, एक प्लेस है उसका नाम है बर्नार्ड्स इन, वहीं जाके रहता है। वहाँ उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, हर्बर्ट, पॉकेट वगैरह, जो उसके रूम में उसके साथ रहता है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है हर्बर्ट, और हर्बर्ट पिप को सिखाता है कि शहर में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। जब जो कहानी का ये सेकंड फेज जो है ये तब शुरू होता है जब पिप जेंटलमैन बनने के लिए एक नई लाइफ स्टार्ट करता है और वह लंदन जाता है। पिप ने लंदन में सोचा था कि बहुत साफ सुंदर होगा और चांसेस से भरा हुआ होगा, अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ होगा। उसे लगता था कि लंदन शहर बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, लेकिन जब वह लंदन में पहुंचता है तो वह बहुत निराश हो जाता है और बहुत हैरान होता है देखकर। लंदन वास्तव में देखा जाए तो बहुत गंदा है, शोरगुल से भरा हुआ है, भीड़ भाड़ वाला है और कचरे से भी भरा हुआ रहता है। सड़कों पे बदबू आ रही होती है, इमारतें बहुत पुरानी हैं, अंधेरी हैं वहाँ पर, और शहर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा पिप ने अपने सपनों में सोचा था, उसे ऐसा लगता है। उसका वहाँ पे एक नया सर्किल बन जाता है, नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो मैथ्यू पॉकेट जो टीचर हैं उनसे स्टडी करता है, उन्हीं का बेटा रहता है ये हर्बर्ट। और जैसा कि बताया वो बर्नार्ड्स इन नाम की जगह पर रहते हैं सारे लोग, और हर्बर्ट पॉकेट के साथ कमरा साझा करता है। हर्बर्ट पिप के शिक्षक हैं, ये मैथ्यू पॉकेट इन्हीं का बेटा है हर्बर्ट, और मिस हैविशाम के रिश्तेदार भी हैं। जल्दी पिप को याद आता है कि हर्बर्ट वही लड़का है जिसके साथ वो मिस हैविशाम के यहाँ मिला था और वो फिस्ट फाइटिंग उसने की थी। लेकिन अब हर्बर्ट बहुत बढ़िया है, खुशमिजाज है, दयालु है, और उसका अच्छा फ्रेंड बन जाता है, अच्छा दोस्त बन जाता है। अब हर्बर्ट जो है पिप को मिस हैविशाम के अतीत की सच्ची कहानी बता देता है। कहता है मिस हैविशाम के साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊं। कहता है मिस हैविशाम के मंगेतर ने उनको धोखा दिया था जब उनकी शादी होने वाली थी, और उसकी योजना थी कि इनके पैसा चुरा ले इनके भाई के साथ मिलकर। शादी के दिन ही वो आदमी इनको हैविशाम को छोड़ के चला गया था। इसी धोखे की वजह से मिस हैविशाम का नेचर ऐसा है, और उन्होंने स्टेला को दिल तोड़ने वाली लेडी के रूप में बड़ा कर रही हैं। स्टेला उनकी अपनी बेटी नहीं है, उसको उन्होंने गोद लिया है और इसी तरह पाला है कि वह पुरुषों का हार्ट ब्रेक कर सके ताकि वो अपने दर्द का बदला ले सकें। ये सब कहानी वो सुनाता है हर्बर्ट पिप को। पिप कुछ और छात्रों से वहाँ पर मिलता है, वो स्टार टॉप से मिलता है, वो ब्रेंटली ड्रमल से मिलता है, इन बहुत सारे लोगों से मिलता है। ब्रेंटली ड्रमल एक बहुत ही ऊँचे परिवार का लड़का है, लेकिन बदतमीज़ है, क्रूर है। पिप को उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहीं दूसरा छात्र है स्टार टॉप, जो कि बहुत विनम्र है, दोस्ताना है। अब पिप, स्टार टॉप और हर्बर्ट, ये सबको एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो दो सब मिलकर जो हैं ब्रेंटली ड्रमल से दूरियां बनाए रखते हैं। पिप को सारा पैसा मिलता है मिस्टर जैगर्स से, जो कि वकील साहब हैं। पिप अब उस पैसे को बहुत केयरलेसली, लापरवाही रूप से खर्चा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाता है। अब पिप को तो नियमित रूप से पैसा देते हैं मिस्टर जैगर्स। जैगर्स बहुत ही एक गंभीर व्यक्ति हैं। जब पिप जैगर्स के घर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर जैगर्स की एक नौकरानी से भी होती है। जैगर्स की एक नौकरानी से भी होती है, उनका नाम रहता है मॉली। और मॉली का अतीत बहुत ही कठिन रहा है। बताया जाता है, उसे कहा जाता है कि पहले एक अपराधी थी और एक बार क्रिमिनल केस में उनको मौत की सज़ा हो गई थी, तो मिस्टर जैगर्स ने ही उनको बचाया होता है। तब से वो उनके घर में काम कर रही हैं, ऐसा रहता है। जो ब्रदर इन लॉ है पिप का, अब वो घूमने जाता है लंदन और पिप से मिलने के लिए जाता है वहाँ पर। पिप को जो के साथ रिश्ते अपने बिल्कुल पसंद नहीं है अब, क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है जो के साथ मिलने में, जो से बात करने में। पिप वापस अपने गांव लौटना भी नहीं चाहता। अब उसे बिडी के अफेक्शन की भी कोई परवाह नहीं है। दिखाता है कि पिप जो है अमीर बनने की चाहत में, जेंटलमैन बनने की चाहत में नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया है। होता क्या है कि एक दिन जो ग्रेगरी पिप से मिलने लंदन आते हैं, लेकिन पिप खुश होने के बजाय शर्मिंदा महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि जो है उसके ब्रदर इन लॉ साधारण कपड़े पहने हुए हैं और गांव वाले आदमी जैसा व्यवहार करते हैं। अब पिप को चिंता होती है कि जो को देखकर उसके साथ लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसे अपने पुराने जीवन पर शर्म आने लगती है, और ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि जो है अब वास्तव में बहुत बदल चुका है।
स्टेला फ्रांस चली जाती है पढ़ने के लिए, वहाँ से लौट के आती है तो पता लगता है कि अब वो लोगों से मिलती जुलती है, उसकी अपनी एक अलग सोसाइटी हो गई है। पिप उसे अभी भी प्यार कर रहा है। अब मिस हैविशाम पिप की फीलिंग्स को और इनकरेज करती हैं स्टेला से मिलने के लिए, लेकिन स्टेला जो है अब इमोशनली एकदम अंदर से ब्लैंक है और वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। बेंटली ड्रिमल जो कि रिच लड़का है वो स्टेला का सूटर बनता है, उसको प्रपोज वगैरह करता है और ये कहानी आगे बढ़ती है। इसको वैसे करके बताएं आपको, तो जो है पिप को बताता है कि मिस हैविशाम स्टेला से फिर से मिलना चाहती हैं और स्टेला जो है जब फ्रांस से वापस आ जाती है तो फिर से पिप जो है सेटिस हाउस जाता है, वहाँ स्टेला से मिलता है। स्टेला पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, लेकिन इमोशनली अब भी वो कोल्ड रहती है और दूसरे लोगों से कम मिलती जुलती है। मिस हैविशाम पिप को स्टेला की ओर आकर्षित करने के लिए उकसाती हैं और जब स्टेला उसके साथ बहुत कोल्डली पेश आती है तो मिस हैविशाम उसके दुख का मज़ा लेती हैं। इसके बाद पिप जो से अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने से बचने लगता है और इस दौरान पिप ये देखकर परेशान हो जाता है कि ऑर्लिक जो है अब मिस हैविशाम के घर में काम करने लगा है। पिप को ऑर्लिक पे भरोसा नहीं है कि पिप ये बढ़िया व्यक्ति नहीं है, ये ऑर्लिक बढ़िया व्यक्ति नहीं है, इसी ने उनकी बहन पर हमला वगैरह किया था। हालांकि ये बात जो है पिप को बाद में पता लगती है। तो वो मिस्टर जैगर्स से कहता है कि ये जो ऑर्लिक है ये मिस हैविशाम के घर में काम कर रहा है, ये उचित नहीं है। तो वकील साहब जो हैं वो वायदा करते हैं कि ऑर्लिक को यहाँ से हम हटवा देंगे, तुम एकदम परेशान ना हो। अब क्या होता है कि लंदन पिप लौट के आता है, हर्बर्ट और सबसे खुल के बात करता है। सब आपस में सारे फ्रेंड्स बैठते हैं और अपने अपने मन की बातें करते हैं। वहाँ पर पिप जो है मान लेता है अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठकर कि वह स्टेला को बहुत प्यार करता है और हर्बर्ट जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो क्लारा को बहुत प्यार करता है और ये भी बताता है कि क्लारा नाम की लड़की के साथ उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और क्लारा बहुत गरीब परिवार से है। जब सारी बातें फ्रेंड्स बैठ के अपनी इमोशंस डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ में बैठकर, तो उनके बीच में बहुत क्लोजनेस हो जाती है। बाद में स्टेला जो है वो रिचमंड चली जाती है और वहाँ पर बहुत अमीर इलाका है, बहुत रिच लोग रहते हैं, उनके बीच में वो सब मिलती है ताकि कुछ और अपने समाज को, अपने ग्रुप को बना सके, अच्छी सोसाइटी में अपना नाम कमा सके। इसलिए अब पिप जो है वहाँ उससे अक्सर मिलने जाता है रिचमंड में, लेकिन पिप जो है स्टेला से बहुत प्यार करता है, लेकिन स्टेला उससे साफ साफ कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकती और किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, वो ये भी कह देती है। लेकिन उसके बावजूद भी पिप जो है उसको लव करना कंटिन्यू रखता है। अब समय के साथ साथ होता क्या है कि पिप और हर्बर्ट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और लापरवाही भरा जीवन जीने लगते हैं। इसी वजह से वो सब कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। हालांकि पिप को बहुत सारा पैसा मिल रहा होता है, इसके बावजूद भी पिप को ऐश आराम की आदत पड़ जाती है और वह पैसों की कद्र करना भूल जाता है। अब होता क्या है, खबर आती है कि मिसेज जो हैं उनकी डेथ हो गई है। वो लंबे समय तक बीमार थीं उसी हादसे के बाद में जिसमें ऑर्लिक ने जो है उनके ऊपर अटैक किया था। पिप को जाना पड़ता है उनका फ्यूनरल दाह संस्कार अटेंड करने के लिए। वो सबके साथ जब वहाँ मिलता है अपने विलेज में जाकर तो कंफर्टेबल नहीं फील करता है। अब जब पिप के पास ये दुखद खबर आती है कि मिसेज जो हमला हुआ था कई साल पहले उनके ऊपर, उसकी वजह से वो लंबे समय से बीमार थी, उनकी डेथ हो गई, तो पिप उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जब गांव लौट के आता है तो उसे पछतावा होता है कि वो कहाँ आ गया है। जो के साथ अब उसका रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है, पहले की तरह नहीं है, लेकिन जो अपनी तरफ से बहुत दयालु है और वो पिप को ईजिली माफ़ करने वाला व्यक्ति होता है। अब पिप जो है लगभग 21 ईयर्स का हो चुका है, 21 साल उसकी उम्र हो चुकी है और उसे जो है पर ईयर लगभग 500 पाउंड्स मिलते हैं खर्चा करने के लिए जैगर्स की तरफ से। जॉन मैमिक उसे देते हैं जो जैगर्स के घर में क्लर्क हैं, वो उसको इतना पैसा देते हैं, लेकिन वो रेकलेसली खर्चा करने लगते हैं उस पैसे को लेकर। तभी होता क्या है कि हर्बर्ट चाहता है कि उसे कुछ नौकरी मिल जाए कहीं काम के लिए कुछ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है हर्बर्ट के पास नौकरी करने के लिए। तो पिप जो है हर्बर्ट को लेकर जाता है और जगह का नाम होता है क्लैरिका।
तो क्लेरिकर नाम का जो शिप ब्रोकर रहता है उसके यहाँ नौकरी दिलवाता है हर्बर्ट को ले जाकर, और जो पैसा उसे मिलता है मिस हैविशाम वगैरह की तरफ से, उस पैसे से जाकर वो वहाँ मदद करता है। और पिप ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि वह दोस्त की मदद करना चाहता है, अपने फ्रेंड हर्बर्ट की। बाद में पिप जो है स्टेला को फिर से सेटिस हाउस में जाता है मिलने के लिए। वहाँ स्टेला और मिस हैविशाम के बीच में आपस में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। स्टेला शिकायत करती है मिस हैविशाम से कि मिस हैविशाम ने ही उसे ऐसा बना दिया है और बिना प्यार करने वाला बना दिया है। मिस हैविशाम थोड़ी नाराज़ होती हैं, लेकिन फिर भी वह चाहती हैं कि स्टेला शादी ना करे किसी से और ऐसे ही पुरुषों का दिल तोड़ती रहे। लंदन में पिप जो है बेंटी ड्रिमल से मिलता है आके वापस में, और बेंटी ड्रिमल बहुत बदतमीज़ होता है, उसका व्यवहार बहुत गुस्से वाला होता है। ड्रिमल जो है सबके सामने स्टेला का नाम गलत तरीके से लेता है, उसके नाम पर जाम उठाता है, उसके नाम पर जाम पीता है, जिसकी वजह से पिप में और बेंटली ड्रिमल में आपस में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। पिप स्टेला को चेतावनी देता है कि ड्रिमल एक बहुत बढ़िया लड़का नहीं है, वो बहुत क्रूर है, उससे दूर रहे। लेकिन स्टेला जो है बहुत पीसफुली उससे कहती है कि उसे सब पता है। वह कहती है कि उसे ड्रिमल को अपने जाल में फंसाने में कोई परेशानी नहीं है, मैं उसको अपने जाल में फंसा रही हूँ, ऐसा कहती है स्टेला। ये बात पिप को बहुत दुख पहुँचाती है, फिर भी वह स्टेला को जो अफेक्शन था उसके मन में वो करती रहती है। अब होता क्या है कि पिप जो है उसका 23rd बर्थडे आ जाता है, और उसके लगभग एक हफ्ते के बाद, अर्थात पिप 23 साल का हो जाता है, उसके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आती है। उसके सामने एक अजनबी जो है पिप के कमरे में आता है। पिप उसे पहचान लेता है कि वह अपराधी है, वही अपराधी है जिसकी मदद उसने क्रिसमस ईव पर की थी, और उसका नाम अबेल मैकबिच है। मैकबिच जो है पिप को बताता है कि मैं ही तुम्हारे लिए पैसे भेजता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए मदद करता रहता हूँ। मैकबिच बताता है कि जब मैं पकड़ा गया था उस दिन पुलिस के द्वारा, उसके बाद मुझे सज़ा के रूप में न्यू साउथ वेल्स, जो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, वहाँ भेज दिया गया था। वहाँ जाकर मैंने बहुत मदद की, वहाँ जाकर मैंने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, और अब मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। और उसने जो भी कमाया है, कहता है एबेल मैकबिच ने, कहता मैंने जो भी कमाया मैंने सब तुम्हारे लिए कमाया है, मैं सारा पैसा तुम्हें देना चाहता हूँ। और मैं चाहता था कि पिप एक जेंटलमैन बने, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो सारा पैसा भेजा, क्योंकि तुमने मेरी मदद उस समय की थी जब मैं बहुत असहाय था और मैं भूखा था। लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि मैकबिच की मैं कानूनी रूप से इंग्लैंड नहीं लौट कर आया हूँ, मैं गैर कानूनी रूप से इंग्लैंड लौट आया हूँ वहाँ से, और मैं यहाँ अगर पकड़ा गया तो मुझे मौत की सज़ा दी जाएगी। पिप अब और डर और सदमे में आ जाता है। उसे लगता है कि उसका सपना अब जो है टूट जाएगा, उसे लगता है उसका सपना टूट जाएगा, जो जेंटलमैन बनने वाला था, पैसा मिलना उससे ख़त्म हो जाएगा, उसे ऐसा लगता है। क्योंकि उसे थोड़ा ये भी असेम्ड फील होता है कि उसके पास जो भी पैसा आया वो एक अपराधी के पास से आया। ये सोच के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक अपराधी के भेजे हुए पैसे के द्वारा जेंटलमैन बन रहा था, उसे मिस हैविशाम ने पैसा नहीं भेजा था। तो उसके जो इल्यूजन्स थे अब तक के सारे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो सच्चाई जब उसे पता लगती है तो उसकी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो भ्रम हैं, वो सारे शैटर्ड हो जाते हैं। अब थर्ड स्टेज शुरू होता है, जब उसे सारी चीज़ों के बारे में डिसइल्यूजमेंट, सारे भ्रम उसके दूर होते हैं, उसे पता लगता है जीवन वास्तव में है क्या। अब पिप जो है मैकबिच से पैसा लेना मना कर देता है। वो सोचता है कि अब मैकबिच को यहाँ से निकालना है, इंग्लैंड से इसकी मदद करनी है ताकि ये यहाँ से चला जाए, इसने मेरी बहुत मदद की, बहुत मुझे पैसा दिया है। हर्बर्ट और पिप मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे मैकबिच को बाहर निकालना है इंग्लैंड से, लंदन से। मैकबिच जो है पिप को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो ये भी बताता है कि कॉम्पेशन ही वही व्यक्ति है जिसने मिस हैविशाम को धोखा दिया है, सब बता देता है। अब ये पिप के जीवन का थर्ड फेज स्टार्ट होता है, और इसमें जब पिप को पता लग जाता है कि उसका जो बेनिफैक्टर है, सीक्रेट बेनिफैक्टर, मदद करने वाला, वो अपराधी अबेल मैकबिच है, तो उसे थोड़ी शर्म और उलझन महसूस होती है, क्योंकि पिप हमेशा ये मानता था कि मिस हैविशाम ने उसे जेंटलमैन बनाया है, मिस हैविशाम की वजह से वो जेंटलमैन बना है, ताकि वह एक दिन स्टेला से शादी कर सके, इसीलिए मिस हैविशाम उसे पैसा देती हैं। लेकिन अब उसका विश्वास टूट जाता है, तो पिप को बहुत अपराध बोध महसूस होता है, अंदर से गुस्सा भी आता है उसे। शुरू में वह मैकबिच से एकदम पैसे लेने से एकदम मना कर देता, कहता मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा।
लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है कि मैकबेथ सच में उससे बहुत प्यार करता है। मैकबेथ भले ही ऊपर से कठोर है, अनपढ़ है, लेकिन बहुत मेहनत करके उसने ये सारा पैसा कमाया है, और उसने जो बचपन में पिप ने हेल्प की थी उसकी, इसीलिए उसने उस पर दया दिखाई है। तो धीरे धीरे पिप का जो रवैया होता है मैकबेथ के लिए वो बदलने लगता है। अब वो उससे बहुत कठोरता की जगह उसकी मदद करने की प्लान बनाता है पिप की, चलो इसकी रक्षा करते हैं, इसे यहाँ से बचाकर वापस भेजते हैं। अब वो जो उसके फ्रेंड हैं हार्वर्ड, पॉकेट वगैरह, ये सारे मिलकर मैकबेथ को इंग्लैंड से भगाने की योजना बना लेते हैं ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके। अब जो पिप जो है वो स्टेला के व्यवहार से थोड़ा सा गुस्सा जाता है और उसे लगता है कि हैबिशाम ठीक नहीं कर रही। इसी दौरान क्या होता है, मैकबेथ उसको पूरी कहानी सुना चुका होता है पिप को, अपने जीवन के बारे में वो सब बता चुका होता है कि वह दलदल में जिस व्यक्ति से लड़ रहा था, जो उसके साथ में था, उसका नाम कॉम्पेशन है, और कॉम्पेशन एक बहुत ही चालाक और अपराधी है, और उसने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से, बहुत चालाक है तो अपना अच्छा व्यवहार कर लेता है, उसकी वजह से बहुत लोगों को धोखा दिया है, और उसके धोखे में मिस हैबिशाम भी शामिल थी, बताता है। कहता है ये वही आदमी है जो मिस हैबिशाम को उनकी शादी के दिन छोड़ के भाग गया था। मैकबेथ ये भी बताता है कि कानून ने कॉम्पेशन को सख्त सज़ा नहीं दी थी क्योंकि वो थोड़ा अच्छे स्टेटस को बिलोंग करता है, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो कॉम्पेशन बहुत ही बुरा इंसान है। अब पिप को समझ में आ जाता है कि ज़िंदगियाँ और घटनाएं आपस में कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पिप समझ जाता है बहुत अच्छे से। साथ ही में स्टेला का जो खराब व्यवहार जारी रहता है पिप के लिए, उसकी वजह से वो मिस हैविशाम से भी थोड़ा नाराज़ है कि मिस हैविशाम ने स्टेला को ऐसा बनाया क्यों है। तो पिप जो है स्टेला से मिलने के लिए फिर से साइटस हाउस जाता है जहाँ मिस हैविशाम रहती हैं। वहाँ उसकी मुलाकात बेंटली ड्रमल से भी होती है जिससे स्टेला शादी करने वाली है। और उसको ये भी देखकर ख़राब लगता है कि बेंटली ड्रमल ने ऑर्लिक को अपने सर्वेंट के रूप में रख लिया है, जो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो वो वहाँ पर पिप जो है मिस हैविशाम से मिलता है और हैविशाम से सवाल करता है, कुछ गुस्से में भी रहता है, पूछता है कि उसने पिप को क्यों नहीं बताया था कि आप उसकी बेनिफैक्टर नहीं हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरी बेनिफैक्टर नहीं हैं। मिस हैविशाम सीधे एक ही जवाब देती हैं, वहाँ पर कहती हैं मुझे लगता था कि मैं अपने रिश्तेदारों को और सबको खूब परेशान करूँ, सबसे खूब बदला लूँ, बस यही सब बातें थीं कि मैं जो चीज़ें छुपी हुई थी वो छुपी हुई रहना चाहती थी और मैं कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी, और जानबूझकर मैंने नहीं बताया तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ ओपन नहीं हुई, कि बता देती हैं वहाँ पर। अब स्टेला की मैरिज मिस्टर बेंटली ड्रमल से हो जाती है और वो मैरिज बहुत ही अनहैप्पी रहती है क्योंकि बहुत एब्यूजिव व्यवहार करता है बेंटली ड्रमल। पिप स्टेला से कहता है कि वह अब भी उसे बहुत प्यार करता है। स्टेला शांत होकर सुनती रहती है उसकी बात को, लेकिन वह कहती है कि वो रिटर्न नहीं कर सकती उसका लव, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, सीधे सीधे बता देती है और कहती है मैं बेंटली ड्रमल से मैरिज करने वाली हूँ, और भले ही मुझे पता है कि बेंटली ड्रमल बढ़िया व्यक्ति नहीं है, बहुत क्रूर है, लेकिन फिर भी मैं उसी से मैरिज करूँगी। स्टेला कहती है कि उसने पिप को कई बार बताया है कि उसके मन में इमोशंस हैं ही नहीं। तो ये बात जब सुनता है तो पिप का जो है हार्ट जो है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, वह बहुत दुखी हो जाता है और साइटस हाउस छोड़कर चला जाता है वहाँ से। लंदन जब लौट कर आता है पिप, तो वहाँ पर बैमिक और जैगर्स, जो जैगर्स का क्लर्क है बैमिक, वहाँ मिलता है और बैमिक बताता है कि कॉम्पेशन जो अपराधी है वो पिप को ढूंढ रहा है, यानी मैकबेथ अब एक बहुत बड़े खतरे में है और पिप भी एक बहुत बड़े खतरे में है। इससे पिप अब और भी पक्का फैसला कर लेता है कि अब वो मैकबेथ को हर हालत में बचाएगा, चाहे हालात जो भी हों। इसके बाद पिप स्टेला से कहता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। स्टेला शांत होकर उसकी बात सुनती है और कहती है कि वह उसका प्यार वापस नहीं कर सकती। वह बताती है कि वह अब बेंटली ड्रमल से शादी करने वाली है। जब बेंटली ड्रमल से उसकी शादी हो जाती है तो वो शादी अनहैप्पी रहती है और एब्यूजिव, क्योंकि बेंटली ड्रमल उसके साथ बहुत ही ख़राब तरीके से व्यवहार करता है और उसे मारता पीटता है, एब्यूजिव तरीके से पेश आता है उसके साथ। स्टेला पिप को समझाती है, कहती है मैं बेंटली ड्रमल से शादी करने वाली हूँ, भले ही मुझे पता है कि बेंटली ड्रमल बहुत क्रूर व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिप को बताती है कि मैं उसी से मैरिज करूँगी, आपके लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है। जब वो ये कहती है तो पिप का हार्ट जो है ब्रेक हो जाता है,
वह बहुत दुखी होकर सेटिस हाउस छोड़ देता है। हालांकि बाद में ये पता लगता है कि स्टेला का जीवन बहुत तकलीफ़ भरा रहता है और ड्रेमल जो है वो हॉर्स राइड करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। शाम को क्या होता है कि पिप को, जब पिप लंदन चला आता है तो पिप को जैगर्स के घर पर खाने के लिए बुलाया जाता है। जैगर्स वही वकील रहते हैं। खाने के दौरान उनके क्लर्क बैमिक भी रहते हैं और जैगर्स की नौकरानी भी रहती है जिसका नाम मॉली रहता है। और मॉली जो है, मॉली के बारे में कहानी सुनाता है जैगर्स। कहता है मॉली एक ऐसी लेडी थी जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा था और अदालत में मैंने इसको बचाया। तब से ये हमारे घर में नौकरानी का काम करती है। और पिप जब उसकी कहानी सुनता है, पिप मॉली की कहानी, तो अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है पिप। इसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद मिस हैबिशाम जो हैं फिर से पिप को बुलाती हैं सेटिस हाउस मिलने के लिए। इस बार वह बहुत पछतावे के मूड में हैं। उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि पिप से सॉरी बोलना चाहिए, पिप के साथ हमने जो किया वो ठीक नहीं था। तो वो पिप को सेटिस हाउस बुलाती हैं और बहुत पछतावा व्यक्त करती हैं। वह मान लेती हैं कि उन्होंने ही स्टेला को इतना कोल्ड और इमोशनलेस और क्रूअल बनाया था जिसने पिप का हार्ट ब्रेक कर दिया है। इस बात के लिए वो सॉरी बोलती हैं और ऐसा वो कहती हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा भी हार्ट किसी ने ब्रेक किया था। वह पिप को बताती हैं कि जैगर्स जो थे वही स्टेला को लेकर उनके घर पे आए थे। जैगर्स वही जो लॉयर हैं। वह बताती है कि जैगर्स जो हैं स्टेला को, जब वो बहुत छोटी थी तब उसको लेकर मेरे पास आए थे। उसके माता पिता के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मिस हैबिशाम ने उसको गोद ले लिया। अब मिस हैबिशाम समझती हैं कि उन्होंने स्टेला को प्यार करने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर दिया है, इसीलिए वो पिप से सॉरी बोल रही हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पर जब वो बहुत सारी बातें कर रही होती हैं, स्टेला की शादी हो चुकी होती है, पिप को सब बता देती हैं। मिस हैबिशाम पिप से माफ़ी भी मांगती हैं, साथ ही में बहुत सारा कुछ पैसा भी लेकर आती हैं और पिप को देती हैं। पिप से कहती हैं इस पैसे से तुम जो हार्वर्ड की नौकरी लगवाना चाह रहे हो क्लरिकल्स बिजनेस में, जो कि एक शिपिंग कंपनी रहती है, उसमें उसके लिए जो तुम्हें पैसा देना है नौकरी के लिए हार्वर्ड की, तुम इस पैसे को उस हार्वर्ड की नौकरी के लिए यूज़ कर सकते हो। पिप इन सब बातों के बाद दिल से माफ़ कर देता है हैबिशाम के लिए। कहता है ठीक है, अब आप सॉरी बोल रही हैं तो माफ़ कर देता हूँ मैं। जब वो जाने वाला ही होता है तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। मिस हैबिशाम की ड्रेस जो है, जो वो वेडिंग गाउन पहने रहती हैं, उसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है तो पिप बहुत कोशिश करता है उन्हें बचाने की। पिप के हाथ भी जल जाते हैं बुरी तरीके से, लेकिन मिस हैबिशाम जो हैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती हैं और उन इंजरीज से बाद में पता लगता है कि मिस हैबिशाम की डेथ हो जाती है। अब पिप जो है, पिप को ये शक होने लगा है, उसे ऐसा लगता है कि स्टेला, मैकबेथ और मॉली एक आपस में कहीं कनेक्शन है। तो वो सोचता है कि स्टेला जो है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, मॉली की बेटी है। वही मॉली जिसको कि लेकर जो लॉयर था वो मिस हैबिशाम के पास में आया था। तो उन्हें लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मॉली की बेटी है, और जैसा वकील ने बताया था कि मॉली जो है वो मैकबेथ की छोड़ी हुई वाइफ है, तो इसका मतलब है स्टेला जो है मैकबेथ और मॉली की ही बेटी है, ऐसा पिप को यकीन हो जाता है। मैकबेथ वही क्रिमिनल है, MEGWITCH, ये वही क्रिमिनल है जिसने हेल्प की थी पिप की, और मॉली वही मेड है जो काम कर रही है लॉयर के होम में। तो उसे लगता है कि अब ये तार कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, उसके दिमाग में सब चीज़ें एकदम फिक्स हो जाती हैं। वह जैगर्स वकील साहब के घर जाता है, उनसे बातें करता है सबके बारे में, लेकिन जैगर्स जो हैं कुछ भी कहने से मना कर देते हैं, उसको पूरी डिटेल नहीं बताते। एक और चीज़ होती है कि घटना होती है, ऑरलिक पिप पर अटैक करता है। एक्चुअल मैकबेथ के भागने की योजना जो बना रहे हैं पिप वगैरह अपने दोस्तों हार्वर्ड वगैरह के साथ मिलकर, इसी बीच में पिप के पास एक बिना नाम की चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में उसे बचपन के घर के पास एक पुराने स्लूस हाउस रहता है, वहाँ पर बुलाया जाता है। पिप से कहा जाता है मिलने आओ, एक रिमोट बिल्डिंग रहती है उसमें हमसे मिलने आओ। पिप अकेले वहाँ जाता है बिना ये जाने कि मुझे किसने बुलाया है और किसने ये जाल बिछाया है। जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे ऑरलिक मिलता है। ऑरलिक जब मिलता है तो वहाँ पिप पर हमला कर देता है, और ऑरलिक वहाँ पर ये भी कबूल करता है
पिप के सामने कि उसी ने उसकी बहन पर हमला किया था। वो मान लेता है, कहता है मिसेज जो के ऊपर मैंने ही अटैक किया था, ओपनली कह देता है। और वो ये भी कह देता है कि वह पिप से नफरत करता है और पिप को मारना चाहता है। सीधे सीधे अपनी बातें सब बता देता है। तभी वहाँ पर ऑर्लिक जो है पिप को बांध देता है और हथौड़े से पिप को मारने की पूरी तैयारी बना लेता है। तभी सही समय पर हर्बर्ट और स्टार्टअप जो फ्रेंड हैं पिप के, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और पिप को बचा लेते हैं। पुलिस आ जाती है, ऑर्लिक को पकड़वा दिया जाता है और पिप की जान बच जाती है। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि पिप के जो फ्रेंड्स हैं हर्बर्ट और स्टार्टअप, वो उसके वास्तव में सच्चे दोस्त हैं और लाइफ भर साथ रहने वाले हैं, उसकी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, मैकबेथ वही अपराधी जिसको लंदन से भगाने के पूरा प्लान बना रहे हैं पिप और उसके फ्रेंड्स हर्बर्ट्स मिलकर। तो इसके बाद पिप, हर्बर्ट और स्टार्टअप सभी मिल जाते हैं, आपस में मिलकर मैकबेथ को नाव से भगाने की योजना बना लेते हैं। कहते हैं इसको नाव से भगा देते हैं। वे उसे नदी के रास्ते एक स्टीम बोट तक ले जाते हैं जो उसे हैम्बर्ग तक ले जाएगी, वहाँ लंदन से ले जाकर। लेकिन उनकी योजना असफल हो जाती है। वहाँ पर एक पुलिस की नाव पहुँच जाती है और उस पुलिस की नाव में कॉम्पेसन भी रहता है। ये पुलिस के साथ मिल गया है और मिलकर मैकबेथ को पकड़वाने के लिए कॉम्पेसन पुलिस को लेकर आता है। तभी वहाँ पुलिस की नाव में ही मैकबेथ और कॉम्पेसन में आपस में लड़ाई हो जाती है और मैकबेथ समझ जाता है कि इस व्यक्ति ने ही हमें धोखा दिया है। तो मैकबेथ अब कॉम्पेसन पे हमला कर देता है। मैकबेथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है, पुलिस उसे पकड़ भी लेती है और मैकबेथ को जेल ले जाया जाता है। लेकिन जो कॉम्पेसन रहता है वो उस थेम्स रिवर में डूब जाता है। बाद में उसकी लाश मिलती है। मैकबेथ जेल चला जाता है और कॉम्पेसन की लाश उसे बाद में मिलती है। मैकबेथ जेल चला जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। पिप जो है मैकबेथ से मिलने भी जाता है जेल के अंदर और पिप उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी है स्टेला जो अभी जीवित है। और उसके बाद मैकबेथ जो है शांति से अपनी आराम से मर जाता है। कहानी बताएं तो पिप जानता है कि मुकदमे के बाद मैकबेथ की सारी संपत्ति सरकार ले लेगी। उसको लगता है जब पुलिस पकड़ लेती है मैकबेथ को, तो पिप को लगता है कि अब तो मैकबेथ पकड़ गया है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी वो मुझे तो मिलेगी नहीं, अब तो वो सारी सरकार ले लेगी जैसा कि नियम हुआ करता था पहले, और पिप को कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी पिप जो है मैकबेथ के लिए थोड़ा वफादार रहता है। जेल का जो हॉस्पिटल रहता है जहाँ वो बीमार है, इलाज हो रहा होता है मैकबेथ का, वहाँ वो उससे मिलने जाता है। और मैकबेथ को जख्म चूँकि बहुत ज़्यादा लगे हैं, वो मरने वाला ही रहता है, तो वहाँ पर वो स्टेला के बारे में भी पिप उसे सब बता देता है कि तुम्हारी बेटी जीवित है। अब ये सब बातें जब मैकबेथ जान जाता है तो वो मरने से पहले थोड़ा पीसफुल डेथ होती है उसकी, सुकून रहता है उसे कि हाँ मेरी बेटी जीवित है और मेरी वाइफ वगैरह है। अब होता क्या है, इसके बाद में हर्बर्ट जो है वो हर्बर्ट उसे जॉब मिल गई है कैरिंकर, उसमें जो एक शिपिंग कंपनी रहती है, तो वो उसमें जॉब करने के लिए कायरो चला जाता है। कायरो इजिप्ट में है, CAIRO, कायरो इजिप्ट में है जिसे मिस्र कहते हैं। वहाँ चला जाता है, तैयारी करता है, हर्बर्ट से भी कहता है ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन पिप जो है बहुत बीमार पड़ जाता है। पिप बहुत बीमार पड़ जाता है और उसके ऊपर कर्जा भी बहुत सारा है। इसी कारण पुलिस आ जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है पिप को। चूँकि कर्जा बहुत सारा है, गिरफ्तार हो जाता है। तभी जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो आ जाता है और उसकी हेल्प करता है, उसकी देखभाल करता है और उसके सारे कर्जे को पे ऑफ कर देता है। जो ग्रेगरी जो कि उसका ब्रदर इन लॉ होता है, पिप की देखभाल भी करता है। तब पिप को समझ में आ जाता है वास्तव में कि जो वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है और निस्वार्थी इंसान है वो वास्तव में नोबल पर्सन है। पिप जो उससे सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है उससे। अब जब पिप ठीक हो जाता है उसके बाद में पिप जब ठीक हो जाता है पूरी तरीके से, तो पिप के ब्रेन में ख्याल आता है कि वह बिडी से शादी का प्रस्ताव रखे। और बिडी से शादी का प्रस्ताव देने के लिए वह गांव आता है वापस, ये सोचकर कि बिडी शायद उससे प्यार करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि बिडी ने जो से शादी कर ली है। तो पिप को शर्म आती है। वह फिर भी उसके लिए खुश होता है कि चलो ठीक है। वह जो से माफ़ी मांगता है, गांव में आकर अपने दिल से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे थोड़ी शर्म आती है। पिप वादा करता है जो से कि तुमने जो पैसा हमें दिया वो पैसा मैं तुम्हें लौटाऊंगा, सारा जो तुमने मेरा कर्जा चुकाया है।
और फिर सोचता है कि वो कायरो चला जाता हूँ अपने दोस्त के पास, हर्बर्ट जहाँ है, और वहाँ जाकर मैं पैसा कमाऊँगा ताकि अपने ब्रदर इन लॉ का पैसा वापस कर सकूँ। जब इजिप्ट चला जाता है पिप अपने फ्रेंड हर्बर्ट के पास, तो वहाँ जाकर खूब सारा मेहनत करता है, खूब वर्क करता है, और हर्बर्ट और क्लारा के साथ रहता है। हर्बर्ट ने जो शादी की थी वो की थी क्लारा के साथ, जो CLARA है, क्लारा के साथ शादी की थी। उन्हीं के साथ जाके वहाँ रहता है, और जब खूब मेहनत करता है तो वहाँ खूब सफल हो जाता है अपने ईमानदारी भरे काम से। कई साल के बाद उसे पता चलता है हर्बर्ट को कि मेरी जो नौकरी लगवाने के पीछे जो पैसा दिया था वो मेरे इसी फ्रेंड ने खर्चा किया था जिसका नाम पिप है। तो उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। हर्बर्ट बहुत खुश होता है इस बात को जानकर। इसके बाद में पिप खूब सारा पैसा कमाने के बाद इंग्लैंड वापस आ जाता है। जब वापस आ जाता है और जो और बिडी के पास जाता है, वह बिडी से मिलता है, और वापस आया है पिप वहाँ से इजिप्ट से 11 साल के बाद। जो और बिडी से मिलता है, वो अब शादीशुदा हैं, बहुत खुश होता है। वह उनके बेटे से मिलता है, बेटे का नाम रखा है उन्होंने लिटिल पिप, नहीं जूनियर पिप रहता है, जूनियर पिप। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, जो का और बीडी का बेटा है उसका नाम रखा गया है जूनियर पिप। अब इसके बाद में जो हैप्पी एंडिंग होती है इस नॉवेल की लास्ट में, उसमें अंत में क्या होता है, पिप जो है अपने ब्रदर इन लॉ से और बीडी से मिलने के बाद सेटिस हाउस पहुंचता है उसके खंडहर में। जब वहाँ खंडहरों में पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात स्टेला से होती है, जो अब विधवा हो गई है। उसके हस्बैंड बेंटली ड्रिमल की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, जैसा कि मैंने पहले बताया। वह पिप को बताती है कि ड्रिमल ने उसको बहुत परेशान किया, उसकी शादी में बहुत हिंसा थी, और उस हिंसा ने उसे प्यार का मतलब सिखा दिया है, इसीलिए वो अब पिप से माफ़ी मांगती है। वे दोनों वहाँ पर मिलते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और उन खंडहरों से एक साथ बाहर निकलते हैं। तो पिप उसका हाथ पकड़ लेता है, स्टेला का हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे, और ये कहानी इसी उम्मीद के साथ और इसी शांति के साथ, आपसी मिलन के साथ समाप्त हो जाती है। इस तरीके से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ध्यान दीजिए, ये हैप्पी एंडिंग का प्रस्ताव जो था, जो एक बहुत फेमस राइटर थे उस समय के, एडवर्ड, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको, एडवर्ड BULWER और लिटन, ये इन्हीं ने प्रस्ताव रखा था चार्ल्स डिकेंस के सामने कि इस नावल की आप हैप्पी एंडिंग करिए। तो इन्हीं के प्रस्ताव पर इस नावल की हैप्पी एंडिंग की गई, जिसमें स्टेला को और पिप को लास्ट में मिला दिया गया था। इस नावल की थीम्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एक्सपेक्टेशंस और वेल्थ, पैसा कमाना इसकी थीम है। पिप की जो होप है कि उसे खूब सारा पैसा अपने जीवन में कमाएगा, ऐसी ये उम्मीद जो है इसकी थीम है। पिप ये भरोसा करता है कि रुपया पैसा जो है उसको जेंटलमैन बना देगा, और रुपए पैसे से उसे जीवन में खुशी मिलेगी। ये नॉवेल ये भी दिखाता है कि मनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है पिप के जीवन को आगे बनाने में। वो गांव में ही रह जाता अगर वो कन्विक्ट उसके लिए पैसा नहीं भेजता तो। पिप की जो उम्मीदें रहती थी हैं, वो सारी उम्मीदें पूरी होती हैं उस सीक्रेट बेनेफैक्टर के साथ, उस परोपकारी इंसान के साथ जो उसके जेंटलमैन बनने के लिए पैसे भेजता है। और यही चीज़ें बाद में ले जाकर पिप की समझदारी डेवलप होती है रुपए पैसे के बारे में, और वो एक बढ़िया इंसान बनता है, खुद मेहनत करके पैसा कमाता है। डिकिंस ये भी दिखाते हैं इस नॉवेल के थ्रू कि पैसा इंसान को मिसलीड भी कर सकता है, रास्ते से भटका भी सकता है, और इंसान के मन में झूठा घमंड भी पैदा कर सकता है। एंड में पिप सीखता है कि पैसा केवल शांति नहीं प्रोवाइड कर सकता, ना ही इंसान को अच्छा बना सकता है। इसमें एक सोशल क्लास और जेंटलिटी की भी थीम है। क्लास आपने देखा ही कि पिप एक अलग क्लास को बिलोंग करता है, स्टेला अलग क्लास को बिलोंग करता है, और उसकी वजह से भी आपस में बहुत सारे डिस्टिंक्शंस आते हैं। सोशल क्लास एक बहुत बड़ी थीम है इस नॉवेल की। पिप को शर्मिंदगी महसूस होती है वर्किंग क्लास बैकग्राउंड की वजह से, जब जो मिलने जाता है लंदन में उससे। तो पिप को ऐसा लगता है कि जेंटलमैन बनने का मतलब है पैसा होना, पढ़ा लिखा होना, और समाज में एक अच्छा स्टेटस होना। डिकिंस इसी आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बताते हैं कि सच्ची जेंटिलिटी जो है, सज्जनता जो है, वो दया की भावना और ईमानदारी से आती है, जो पिप लास्ट में एक अपने अंदर एडप्ट कर लेता है, अपना लेता है।
जो ग्रेगरी भले ही एक पुअर इंसान है लेकिन बिहेव बहुत अच्छे से करता है, वो वास्तव में जेंटलमैन है, उसके पास एक गुड हार्ट है। जो करेक्टर्स हैं लाइक बेंटली ड्रिमल जिससे स्टेला की शादी होती है, जो हाई सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट गुड कैरेक्टर्स, दे आर नॉट गुड पर्सन। एक थीम और है एलिनेशन, अकेलेपन वाली। पिप जो है शुरू से ही समाज से बहिष्कृत है, बचपन से ही वो ऑर्फन अनाथ है। उसे लगता है दुनिया में कोई उसे प्यार नहीं करता, वो अकेला है। जब वो लंदन जाता है तो इमोशनली तब भी लोनली रहता है, हालांकि उसके पास रुपया पैसा आ जाता है। लंदन को ऐसा दिखाया गया है, ये एक ऐसा प्लेस है जो लोगों को जाल में फंसा लेता है। लोगों को लगता है यहाँ पहुँच एजुकेशन हासिल करके वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो लंदन की जो जालनुमा ज़िंदगी है उसका हिस्सा बनकर रह जाते हैं। पिप जो है अपने सारे कनेक्शंस भूल जाता है, जो के साथ अपने गांव वालों के साथ रुपए पैसे की चमक में खो जाता है। डिकिंस ये भी दिखाते हैं कि सोशल एम्बिशंस, जो आगे बनने की, कुछ बनने की जीवन में इच्छाएं जो होती हैं, उनकी वजह से इंसान जीवन में अकेला हो जाता है और अंदर से खाली हो जाता है। फिर वो दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता अच्छे से। ये जो एम्बिशन की थीम है जो पिप के साथ रहती है, पिप बहुत एम्बिशियस लड़का है और जीवन में तरक्की करना चाहता है। उसकी एम्बिशन की वजह से ही वो रिजेक्ट कर देता है अपने अतीत को अपने से जोड़ नहीं पाता, और जो उसके साथ ईमानदार लोग थे उनसे रिश्ते भी तोड़ लेता है, ख़राब कर लेता है रिश्ते जिनमें जो और बीडी रहते हैं। उसकी जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, इसी की वजह से वो प्राउड अपनी लाइफ में फील करने लगता है और अनग्रेटफुल हो जाता है, किसी का थैंक यू वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही थैंकफुल फील करता किसी दूसरे इंसान के लिए, जो वगैरह के लिए जिसने बचपन में उसकी बहुत मदद की थी। डिकिंस दिखाते हैं कि एम्बिशन अगर मॉरल वैल्यूज़ के बिना है तो ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाती है। पिप को बहुत बाद में समझ में आता है कि एम्बिशन के साथ साथ में ज़रूरी है अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और अपनी जिम्मेदारी को समझना। अगर हम क्राइम और गिल्ट की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये दो चीज़ें भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं इस नावल के कॉन्टेक्स्ट में। मैकबेथ एक अपराधी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत वफादार और बहुत ग्रेटिट्यूड है। उस बच्चे ने उसकी मदद की थी जब वो बहुत छोटा था, वो बड़े होने तक उसका कर्ज अदा करता रहता है। पिप को बहुत गिल्टी फील होता है मैकबेथ को हेल्प करने पर जब वो छोटा होता है। उसका अपराध बढ़ता जाता है जब उसे पता लगता है कि मैकबेथ जो है वही व्यक्ति है जिसने उसकी मदद की है, तो उसे लगता है कि मैंने ऐसे एक अपराधी से पैसा लिया है, तो उसका गिल्ट, अपराध और बढ़ जाता है, अंदर से अंतरात्मा उसकी धिक्कारती है उसे। नॉवेल बताता है अच्छे से कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान अगर मॉरली बहुत अच्छा इंसान है, भले ही चाहे उसने अपराध किए हैं किसी भी कंडीशंस में पढ़कर, इससे उसका पूरा जीवन तय नहीं होता। हो सकता है मॉरली वो कुछ और ऐसे अच्छे काम कर रहा हो जिससे वो इंसान अपने जीवन को सार्थक बना रहा हो, और यही काम मैकबेथ करता है। इसमें मॉरली अच्छा होना और पुरानी जो बुराइयां हैं जो भी हैं उनसे छुटकारा पाना भी इसकी एक थीम है। पिप जो है वो मॉरली रीजेनरेट होता है, फिर से एक नया इंसान बनता है, अपनी अच्छाइयाँ फिर से दोबारा से रीजेनरेट करता है। यही पिप की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी है लाइफ की। शुरुआत में मॉरली बहुत वीक रहता है, जब उसके पास पैसा आ जाता है वो खूब सारा कर्जा लेता है, खूब सारी अय्यासी करता है, खूब पार्टियाँ करता है, खूब अच्छी अच्छी जगह खाना खाता है जाकर, और मॉरली वीक हो जाता है। उसे अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने में भी शर्म आती है, उसके अंदर की सारी अच्छाइयाँ खो जाती हैं। लेकिन जब उसे तकलीफ़ें मिलती हैं, बीमार हो जाता है और उसका बहुत घाटा होता है, सब कुछ खो जाता है उसके पास से, तब जाके पिप सीखता है जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स। तब उसकी समझ में आता है कि मैकबेथ को वो बहुत लव के साथ एक्सेप्ट करता है और मैकबेथ के साथ लॉयल्टी दिखाता है, उसे लंदन से भगाने की पूरी तैयारी करता है। इस तरीके से पिप का जो रिडेम्पशन है वो आता है, कब ऐसे आता है निकल के, लव, सेक्रीफाइस और फॉरगिवनेस, तब उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं पिप के अंदर। इसमें थीम ऑफ लव भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस नावल में। इसमें पिप का जो लव है स्टेला के लिए, शुरुआत में तो उसकी एम्बिशंस की वजह से है, वो चाहता है जेंटलमैन बने, और ध्यान रखना ये जेंटलमैन बनने की जो इच्छा है ये पिप के प्यार से ही आती है। उससे मिलने के बाद ही उसे लगता है कि उसे जेंटलमैन बनना चाहिए। जो का जो प्यार है पिप के लिए वो बहुत निस्वार्थ है और बिना शर्त वाला है। मैकबेथ का जो प्यार है पिप के लिए वो मॉरल ग्रोथ है, मॉरली वो क्रिमिनल जो है वो बहुत अच्छा इंसान होता है। पिप को भी लास्ट में समझ में आ जाता है
शुरू में वो गिल्टी फील करता है, लेकिन बाद में वो उस अपराधी के लिए उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, तो मॉरली स्ट्रांग हो जाता है पिप। डिकिंस दिखाते हैं कि ट्रू लव जो है लीड्स टू रिडेम्पशन एंड मॉरल स्टैंड, धीरे धीरे इंसान को सारे बुराइयों से निजात दिलाता है सच्चा प्यार जो है, और मॉरली बहुत स्ट्रांग बना देता है। ये नॉवेल लास्ट में मैसेज क्या देकर जाता है हमें, ये बताता है जीवन की कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो लव, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी इनमें मिलती है, अर्थात ये कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो इंसान को सिखाता है ये नॉवेल। रुपया, पैसा, सामाजिक स्टेटस, ये सब टेम्पोरेरी चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सब परमानेंट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुण यही हैं। पिप की जो जर्नी रहती है, मॉरल ग्रोथ जो दिखाती है, शुरू में वो बहुत वीक इंसान होता है मॉरली, लेकिन लास्ट में बहुत ग्रो कर जाता है, मॉरली बहुत स्ट्रांग होता है, उसे पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बजाय इसके कि आप समाज में अच्छा स्टेटस प्राप्त कर लें, समाज में सक्सेस हासिल कर लें। ये कुछ कमेंट्स हैं इस नावल के बारे में जो टॉमस कार्लाइल ने किए हैं, जो कंटेम्परेरी क्रिटिक थे चार्ल्स डिकिंस के। उन्होंने कहा था इस नावल के लिए, एक बार हंसते हुए कहा था, दैट पिप नॉनसेंस। इस नावल के लिए उन्होंने कहा दैट पिप नॉनसेंस, अर्थात नॉट ए मीनिंगफुल नावल। हालांकि ये जोकिंगली उन्होंने कहा था और निगेटिवली कहा था, लेकिन उन्हें जब भी पढ़ते थे इस नावल को तो उन्हें बहुत मज़ा आया। जी.बी. शॉ की बात करें, ये बहुत फेमस राइटर थे उसी एज के, उन्होंने इस नावल की बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया है और कंप्लीट है अपने आप में, और एकदम सच्ची घटना जैसी लगती है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत रियल हैं और ऐसा लगता है जीवन जैसे ही नज़र आते हैं। तो ये थी इस नावल की स्टोरी और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, और उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। हालांकि बहुत डिटेल हो गई, बहुत देर हो गई मुझे बैठे बैठे, और आप भी समझ रहे होंगे कि नावल बड़ा है, लंबी कहानी है, सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताना, सारी थीम्स को डिस्कस करना, समय टाइम टेकिंग तो होता ही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।